हेलो दोस्तों, मैं आरपी सिंह। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे साथियों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया पर जो हमारे दैनिक जीवन में लगातार हर एक कार्य के साथ जुड़ी होती है। कई बार आपने देखा होगा कि हम जब भी किसी काम को करते हैं, उस काम को करने से पहले उस काम के बारे में सोचते हैं, विचारते हैं। एक पूरी प्रक्रिया हमारे मस्तिष्क में चलती है कि ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। आप रीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीट के एग्जाम की तैयारी करने के साथ आपके मस्तिष्क में कई सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं रोजाना उठते ही कि आज मुझे ये करना है, ये करना है, मुझे ये टॉपिक जो पढ़ना है इसको इस तरीके से पढ़ना है, ऐसा नहीं है तो इस बुक से पढ़ना है, मैं किसको किस तरीके से करूंगा। अगर आप किसी टेस्ट में बैठ रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, तो वहां भी आप सोचते हैं कि मुझे आज इस टॉपिक का टेस्ट करना है तो मैंने कितना मुझे आता है, कितना नहीं आता है, इस टॉपिक में कौन सा कंटेंट मेरा क्लियर है, कौन सा क्लियर नहीं है। इस तरह की कई सारी चीजें। कई बार आप देखते हैं कि जब एक चेस खेलने के दौरान खिलाड़ी जो है वो अपनी चाल चलता है, उसके बाद बहुत देर तक ऐसे बैठा 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 सोचता रहता है। उसके दौरान हम उसके चेहरे को देखकर, उसकी बाहरी एक्सप्रेशन को देखकर यह पता नहीं लगा पाते हैं कि वो क्या, उसके माइंड में क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है। उसके बाद एक चाल चलता है और उस चाल को चलने के बाद हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि शायद ही ऐसा सोच रहा होगा। उसके बाद फिर से वापस सोचना शुरू करता है। अब दूसरी बार जब सोचता है तो भी हम पता नहीं लगा पाते कि अब इसके माइंड में क्या चल रहा है। तो एक इस तरह की ऐसी एक मानसिक प्रक्रिया जो ज्ञानात्मक पक्ष के साथ में संबंध रखती है, जिसका बहुत उच्च स्तर होता है सोचने विचारने के साथ, मस्तिष्क के साथ, बुद्धि के साथ। ऐसी ज्ञानात्मक प्रक्रिया जो बहुत उच्च स्तरीय होती है, जिसके द्वारा हम किसी समस्या के समाधान की ओर जाते हैं, जिसके द्वारा हम तर्क वितर्क करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं, विभिन्न आलोचनाएं करते हैं, विश्लेषण करते हैं, परिणाम तक जाते हैं। दोस्तों, इस तरह की मानसिक प्रक्रिया को मनोविज्ञान में जिसका नाम दिया जाता है उसे कहते हैं चिंतन, थिंकिंग। तो अब आपको लगा होगा कि जिस प्रक्रिया की मैं बात करने वाला हूं, जिस मेंटल प्रोसेस की मैं बात करने वाला हूं आज के सेशन में, वो कितना इंपॉर्टेंट है। हम उठने से लेकर सोने तक पता नहीं कितनी बार कई सारी चीजों के बारे में सोचते हैं, विचारते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, समस्याओं के बारे में चिंतन मनन करते हैं, समस्याओं के समाधान की ओर जाते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, निष्कर्षों के साथ परिणाम तैयार करते हैं, अनुमान लगाते हैं, कल्पनाएं करते हैं। एक बहुत व्यापक प्रक्रिया है जो बड़े लेवल पे हमारे मस्तिष्क में लगातार चलती रहती है। दोस्तों, इसे मनोवैज्ञानिकों ने कहा है चिंतन, थिंकिंग। चिंतन शब्द को सुनने के बाद हमारे मस्तिष्क में एक सिंपल सा विचार आता है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है कि चिंतन का मतलब एक सिंपल विचार हो गया, थिंकिंग विचार। तो एक सामान्य विचार जिसको हम दैनिक जीवन में रोजाना इस्तेमाल करते हैं कि मेरा विचार ये है, मेरा विचार ये है, उसकी थिंकिंग ऐसी है, मेरी थिंकिंग ऐसी है, मेरी थिंकिंग उसकी थिंकिंग से डिफरेंट है। तो सामान्य बोलचाल में हम जिस विचार को थिंकिंग बोलते हैं, यह वास्तविक मायने में थिंकिंग नहीं है। थिंकिंग केवल इतना ही नहीं है, चिंतन केवल इतना ही सिंपल और छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, इससे बड़ा और व्यापक कॉन्सेप्ट है जो हमारी समस्त संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रियाओं से संबंध रखता है। और ऐसा भी नहीं होता कि चिंतन अकेला ही किसी प्रक्रिया को बनाता हो। चिंतन की प्रक्रिया जब मस्तिष्क में होती है तो कई अन्य प्रक्रियाएं भी साथ में चलती हैं, या यूं कहें कि समस्त मानसिक प्रक्रियाएं जो किसी भी समस्या के समाधान की ओर जाती हों, वो समस्त मानसिक प्रक्रियाएं जो तर्क वितर्क करती हों, वो समस्त मानसिक प्रक्रियाएं जो कल्पनाएं करती हों, किसी भी चीज के बारे में पहले से विचार करती हो, पूर्व अनुमान लगाती हो, रिजल्ट तक जाती हो, संश्लेषण विश्लेषण करती हो, उन समस्त मानसिक प्रक्रियाओं के साथ जो कनेक्शन होता है, जो प्रक्रियाएं मस्तिष्क में बनती हैं, उसको कहा जाता है चिंतन, थिंकिंग उसको कहा जाता है साथियों। अब हम चिंतन की बात करें तो चिंतन के साथ किन किन चीजों को जोड़ सकते हैं। पहली चीज ये कि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। दूसरी चीज, चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष के साथ संबंध रखती है। तीसरी चीज, चिंतन जो है वो उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। चिंतन आंतरिक होता है, मस्तिष्क में होता है, बाहर दिखाई नहीं देता है, लेकिन चिंतन का संबंध बाहरी उद्दीपकों के साथ में होता है, बाहरी स्थितियों के साथ में होता है, बाहरी परिस्थितियों और कारणों के साथ में होता है। चिंतन के दौरान हम मस्तिष्क की संकल्पनाओं को, मस्तिष्क की शक्तियों को, मस्तिष्क की प्रोसेस को बाहर के जीवन के साथ भी जोड़ते हैं।
चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर और लगातार चलती रहती है, जो किसी भी समस्या के समाधान के साथ एक बार पूरी हो जाती हैं, लेकिन फिर से पुनः किसी नई परिस्थिति को लेकर, नई समस्या को लेकर, नई बात को लेकर, नई विचार को लेकर फिर से शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, दैनिक जीवन में लगातार मस्तिष्क के साथ चलने वाली इस मानसिक प्रक्रिया को हम कहते हैं चिंतन। अब क्यों इसका महत्व है हमारे साथ, क्यों हमारे सिलेबस में इसको शामिल किया गया है, क्यों हमें इसको बहुत ठीक से समझने और जानने की आवश्यकता है? दोस्तों, इन सारी चीजों के पीछे जो मेन बात है वो है हमारे सीखने सिखाने की प्रक्रिया। क्योंकि हम शिक्षक बनने जा रहे हैं और हमारा पूरा का पूरा काम किससे जुड़ा होगा? सीखने सिखाने की प्रक्रिया से जुड़ा होगा, बच्चों के साथ उन संपर्कों को बनाने से जुड़ा होगा जो बाहरी जीवन में, आने वाले जीवन में बच्चों के लाइफ में रिलेटेड होंगे या जिनसे बच्चों का वास्ता पड़ना है। दोस्तों, जब भी किसी बालक को नई चीज सिखाई जाती है, जब भी किसी बालक में नए संपर्कों का निर्माण किया जाता है, जब भी किसी बालक को कुछ नया सिखाया जाता है, या सीधी भाषा में जब भी बालक सीखता है या हम पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, इन सारी चीजों के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध होता है चिंतन का, थिंकिंग का। क्योंकि बालक जब चिंतन करेगा तब ही किसी नई चीज को सीख पाएगा। बालक जब चिंतन करेगा तब ही हमारी सीखने सिखाने की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। अदरवाइज अगर बालक में चिंतन नहीं होता है, शिक्षार्थी में चिंतन नहीं होता है, तो हमारी सीखने सिखाने की प्रक्रिया पूरी ही नहीं हो पाएगी। इसीलिए शिक्षक होने के नाते, भावी शिक्षक होने के नाते हमें चिंतन की समझ होना बहुत आवश्यक है। दूसरे पहलू की बात करें तो वो तो बाद की चीज है, हम खुद अभी सीख रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इस दौरान भी हमें हर पल चिंतन की आवश्यकता होती है। किसी भी कंटेंट को सीखने के दौरान, समझने के दौरान, पढ़ने के दौरान, उससे संबंधित समस्याओं का समाधान करने के दौरान, मॉडल पेपर्स के क्वेश्चन हल करने के दौरान, आप ऐप पे जो टेस्ट सोल्व कर रहे हैं उनको सोल्व करने के दौरान, हर पल लगातार सीखने की प्रक्रिया में, समझने की प्रक्रिया में चिंतन का हमारे साथ बड़ा रिलेशन होता है। अभी आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और आपके मस्तिष्क में चीजें बन रही हैं, तो यहां भी लगातार चिंतन चल रहा है आपका। तो एक बड़ी व्यापक प्रक्रिया है चिंतन, जो संज्ञानात्मक पक्ष के साथ संबंध रखती है, जो आंतरिक होती है, जो व्यक्ति में स्वयं में चलती है। हर व्यक्ति की चिंतन की प्रक्रिया अपनी अपनी होती है। व्यक्ति का ज्ञानात्मक पक्ष होता है, जीवन के शुरुआती वर्षों से ही शुरू हो जाती है, समस्याओं के समाधान की ओर लेकर जाती है, किसी भी तर्क वितर्क की ओर लेकर जाती है। इस तरह की उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रिया जिसे हम कहते हैं साथियों चिंतन। अब क्यों इसके बारे में समझना जरूरी है, उसके पीछे दो फैक्टर्स हैं। पहला, हम अगर चिंतन की प्रक्रिया को समझ जाते हैं, हम अगर थिंकिंग की प्रोसेस को समझ जाते हैं, तो हम खुद हमारे सीखने की प्रक्रिया को, समझने की प्रक्रिया को प्रभावी बना सकते हैं। कम समय में ज्यादा चीजों को सीख और समझ सकते हैं। दूसरा, हम जब बच्चों के साथ में काम करेंगे तो बच्चों के चिंतन को हम विकसित कर सकते हैं, बच्चों के चिंतन की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। इन सारी चीजों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए चिंतन हमारे साथ जुड़ा होता है। दोस्तों, हम सिलेबस की बात करें तो हमारे सिलेबस में जो चिंतन है वो चिंतन अपने आप में अलग से टॉपिक के रूप में नहीं है। हमारे सिलेबस में जो चिंतन है वो अधिगम के साथ जुड़ा होता है। जब आप सेकंड ग्रेड में जाओगे, व्याख्याता में जाओगे, तो वहां चिंतन अलग से एक टॉपिक है जहां डिटेल से हम चिंतन के बारे में समझते हैं। लेकिन हमारे रीट के सिलेबस में चिंतन अलग से ना होकर सीखने की प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ कंपोनेंट है। सिलेबस में क्या लिखा हुआ है? बालक किस प्रकार चिंतन एवं अधिगम करते हैं। मतलब हमने अब तक अधिगम के बारे में जाना, पिछले सेशंस में पूरा अधिगम समझा, हमने अधिगम की प्रक्रिया को समझा, अधिगम के सिद्धांतों को समझा, फिर अधिगम का मोटिवेशन के साथ क्या संबंध है उसको भी समझा। और अब हम समझेंगे अधिगम का चिंतन के साथ में क्या संबंध है, क्योंकि अधिगम भी एक सीखने की प्रक्रिया है जो मोटिवेशन से शुरू होती है और पूरी समझ बनने के साथ चक्रीय प्रक्रिया के रूप में लगातार चलती रहती है। मानव प्रकृति का हिस्सा है अधिगम। उस मानव प्रकृति के हिस्से में जहां व्यक्ति रोजाना सीखता है वहां चिंतन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो एक बालक कैसे चिंतन करता है तथा एक बालक सीखने की प्रक्रिया के साथ चिंतन को कैसे कनेक्ट करता है, सीखने की प्रक्रिया में चिंतन का क्या महत्व है, और एक शिक्षक होने के नाते हम चिंतन की प्रक्रिया को समझकर सीखने की प्रक्रिया को कैसे प्रभावी बना सकते हैं, दैट इज द अल्टीमेट एम ऑफ दिस टॉपिक इन आवर सिलेबस। तो आइए चलते हैं चिंतन के बारे में और डिटेल से समझते हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं चिंतन एक उच्च ज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान संगठित होता है। एक उच्च ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। हम अगर उच्च ज्ञानात्मक की बात करें तो ज्ञानात्मक का संबंध किससे हो गया? मानसिक के साथ में हो गया, मानसिक के साथ में हो गया तथा संज्ञानात्मक भी हो गया। इसका मतलब क्या हो गया?
अगर आपसे पूछे कि चिंतन का संबंध किसके साथ में है और विकल्प में मानसिक हो, शारीरिक हो, संवेगात्मक हो, सामाजिक हो, तो आंसर क्या हो जाएगा? मानसिक हो जाएगा। आपसे पूछे चिंतन की प्रक्रिया का संबंध किससे है, वहां मानसिक भी हो और संज्ञानात्मक भी हो, दोनों ऑप्शन में हो, उसके अलावा अन्य ऑप्शन मैच नहीं खाते हो, तो अब हम किसको प्राथमिकता देंगे? हम संज्ञानात्मक को प्राथमिकता देंगे। ऑप्शन में तीनों हो, मानसिक भी हो, संज्ञानात्मक भी हो, ज्ञानात्मक भी हो, और वहां पर चौथा ऑप्शन हो संवेगात्मक, अब किसको हम प्राथमिकता देंगे? हालांकि तीनों अपनी जगह इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हम सबसे पहले प्राथमिकता देंगे ज्ञानात्मक को। तो मानसिक विकास, मानसिक पक्ष एक बड़ा कंपोनेंट है, उसी का एक पार्ट है संज्ञानात्मक, और संज्ञानात्मक को हम ज्ञानात्मक भी कह सकते हैं, जो बुद्धि के साथ जुड़ा होता है, जो ज्ञान को अर्जन के साथ जुड़ा होता है, जो अर्जित ज्ञान का नवीन ज्ञान के साथ कनेक्शन बनाने के साथ जुड़ा होता है, उसे कहा जाता है साथियों ज्ञानात्मक। तो चिंतन कैसी प्रक्रिया है? चिंतन मानसिक प्रक्रिया है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया और ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। चिंतन का संबंध किसके साथ में होता है? चिंतन का संबंध बुद्धि के साथ में होता है। किसके साथ होता है? बुद्धि के साथ होता है। इसीलिए बुद्धि का जब विकास होता है तो बुद्धि के विकास के साथ साथ चिंतन की प्रक्रिया का भी बालकों में विकास होता है साथियों, जिसके द्वारा ज्ञान संगठित होता है। संगठित होने का मतलब क्या हो गया? रिसेंटली मैंने कहा कि चिंतन की प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया शामिल होती है। चिंतन की प्रक्रिया जब शुरू होती है, उस प्रक्रिया की शुरुआत में जो पूर्व अनुभव है, पूर्व जानकारियां हैं, पूर्व सूचनाएं हमारे मस्तिष्क में हैं, वो चिंतन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले की जानकारियां, पहले की सूचनाएं, पहले के अनुभव के साथ नवीन जानकारियां, नई सूचनाएं, नए अनुभव मिलते हैं, और इससे क्या बनता है? मस्तिष्क में एक संगठन बनता है। इसलिए हमने कह दिया कि चिंतन ज्ञान के संगठित होने की एक प्रक्रिया है। ज्ञान को संचित करने की, इकट्ठा करने की, सीखने की प्रक्रिया में किसका महत्वपूर्ण रोल होता है साथियों? चिंतन का महत्वपूर्ण रोल होता है। आगे बात करते हैं। इस मानसिक प्रक्रिया में बहुधा स्मृति, कल्पना, संप्रत्यय, प्रतिमा, प्रतीक, भाषा आदि सम्मिलित होते हैं। एक मानसिक प्रक्रिया है जो व्यापक होती है। कैसी होती है? व्यापक होती है। इसमें मैंने रिसेंटली आपसे कहा कि इस व्यापक मानसिक प्रक्रिया में, बड़ी मानसिक प्रक्रिया में, लगातार चलने वाली मानसिक प्रक्रिया में समस्त मानसिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, लेकिन हम उनमें से अगर प्राथमिकता वाइज बात करें तो चिंतन में क्या क्या शामिल होता है? स्मृति, मेमोरी, जो हमने पहले से सीखा हुआ है वो इसमें शामिल होता है। क्योंकि चिंतन की प्रक्रिया का आधार क्या है? चिंतन की प्रक्रिया का आधार हमारी पूर्व स्मृतियां हैं। तो हम क्या कह सकते हैं जी कि चिंतन की जो प्रक्रिया है उसमें स्मृति आधार के रूप में काम करती है। किसके रूप में काम करती हैं? आधार के रूप में काम करती हैं। पहले की स्मृति से ही चिंतन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इसके अतिरिक्त कल्पना होती है, फैंटेसी होती है। कल्पना का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए आप के सामने कोई समस्या है, आप उस समस्या का समाधान करना चाहते हैं, तो समस्या का समाधान करने के लिए आप कुछ विकल्प तलाशेंगे कि मैं ऐसे करूंगा तो समाधान हो जाएगा, अच्छा ऐसा नहीं तो ऐसे करूंगा, ऐसा नहीं तो ऐसे करूंगा। आपने 3 विकल्प खोजे, ये तीनों विकल्प क्या है? आपके सामने प्रत्यक्ष तो नहीं है ना, अभी क्या है? केवल कल्पनाएं हैं, फैंटेसीज हैं। कल्पनाएं जो है उसके साथ तर्क हो भी सकता है तो नहीं भी हो सकता है। कल्पना जो होती है, कल्पना के साथ चीजें भौतिक रूप से, वास्तविक रूप से तथ्यात्मक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो कल्पना में भी चिंतन शामिल होता है। चिंतन की प्रक्रिया में कल्पना भी शामिल होती है। अच्छा, अगला है संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट। देखिए कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट का मतलब होता है साथियों किसी भी बाहरी उद्दीपक के बारे में, स्थितियों के बारे में या किसी दशाओं के बारे में हमारे मस्तिष्क में जो एक संरचना बन जाती है उसको लेकर उसको कहा जाता है संप्रत्यय। और ये संरचना कैसी बनती है? ये संरचना इतनी क्लियर कट बनती है कि हम उस वस्तु को या उस परिस्थिति को अन्य वस्तुओं या परिस्थितियों से अलग पृथक समझने लगते हैं। उसके जैसी अन्य वस्तु परिस्थितियों को हम सिमिलर रूप से एक साथ भी कर सकने की क्षमता रखते हैं। देखो कैसे? जैसे मान लीजिए आपने बच्चे के सामने कहा कि एक ऐसा जीव है जो आकाश में उड़ता है, एक ऐसा जीव है जो आकाश में उड़ता है। तो बच्चे ने कहा तुरंत सर ये तो पक्षी है। क्यों कहा पक्षी बच्चे ने? क्योंकि बच्चे के मस्तिष्क में आकाश में उड़ने वाले जीवों का संप्रत्यय पहले से क्लियर कट है। अच्छा, फिर आपने कहा कि देखो ये सामने 4 मैं चित्र आपको बता रहा हूं, बताओ कौन सा पक्षी है। आपने गाय का चित्र बताया बच्चे को, एक लड़की का चित्र बताया, एक कबूतर का चित्र बताया और एक शेर का चित्र बताया। अब बच्चा चारों में से बोलता सर उड़ने वाला तो ये कबूतर है।
इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे में कबूतर का संप्रत्यय, कबूतर का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कट बना हुआ है। इस तरह की मानसिक अवधारणा को, इस तरह की मानसिक क्षमताओं को कहा जाता है दोस्तों कॉन्सेप्ट या फिर संप्रत्यय। तो चिंतन में संप्रत्यय शामिल होते हैं, चिंतन में संप्रत्यय शामिल होते हैं, ठीक है। प्रतिमा, इमेजेस, इमेजेस जो होती हैं, इमेजेस का मतलब पहले से हमारे मस्तिष्क में जो बाहरी उद्दीपक होते हैं उनके इक्विवेलेंट या उनके समानांतर जो चित्र बने होते हैं उन्हें कहा जाता है प्रतिमा। जैसे मैं कहूं कि बहुत तेज बरसात आने वाली है, जो ही मैंने कहा बहुत तेज बरसात आने वाली है, तुरंत आपके मस्तिष्क में इमेज बन जाएगी कि अच्छा जब तेज बरसात आएगी तो बादल बहुत ज्यादा उमड़ रहे होंगे, पानी की बौछारें आएंगी, ठंडक का एहसास होगा। ये चीज इमीडिएट आपके मस्तिष्क में आपके सामने बन गई। तो हुआ क्या, जो बाहर में आपने पहले कभी बरसात को होते हुए देखा था उसके इक्विवेलेंट, उसके समानांतर एक संरचना मस्तिष्क में बन गई जो चित्र के रूप में है, बिंब के रूप में है। और हम जब भी किसी उद्दीपक के साथ कनेक्शन बनाते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, तो वो प्रतिमा हमारे मस्तिष्क में प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित होने लगती है। इस तरह की संक्रिया को कहा जाता है दोस्तों प्रतिमा, इमेज हम इसको कह सकते हैं, इमेजेस। इमेजेस ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट है प्रतीक, चिन्ह या प्रतीक। देखो जी, प्रतीक को इंग्लिश में हम कहेंगे सिंबल। जो सिंबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे विचारों को, हमारी सोच को, हमारे संप्रत्यों को बाहरी रूप में प्रकट करने के लिए, बाहरी रूप में उजागर करने के लिए जिन चीजों का हम प्रयोग करते हैं, जिनका इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम कहते हैं चिन्ह या सिंबल या प्रतीक। जैसे मैंने कहा अचानक से कहा पेन। अब पेन जो है, पेन मेरे सामने एक ऐसी चीज है, ऐसी वस्तु जिसे लिखा जाएगा। इस वस्तु या चीज को जो लिखने की है, इसको मैं बताना चाहता हूं, इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं, तो मैंने इसके लिए प्रतीक पेन शब्द का इस्तेमाल किया। तो ये पेन शब्द प्रतीक है किसके लिए, इस वस्तु के लिए जो लिखने के काम आती है। तो ये जो पेन है मेरे मस्तिष्क में है, मैंने इसको नाम दिया हुआ है। तो इस तरीके से जो बाहरी चीजें होती हैं उनके मस्तिष्क के साथ कनेक्शन बनाने के दौरान जिन प्रतीकों को हम काम लेते हैं, जिन चिन्हों को हम काम लेते हैं, संकेतों को काम लेते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रतीक। उसके अलावा है भाषा, लैंग्वेज। दोस्तों लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज हमारी आंतरिक अभिव्यक्तियों को बाहर अभिव्यक्त करने का माध्यम होती है। जैसे अभी मेरे मन में जो विचार चल रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं ध्वनि के माध्यम से, मेरे वोकल सिस्टम के माध्यम से। तो इसके लिए हिंदी जो है वो लैंग्वेज है, उसको मैं काम ले रहा हूं आपके साथ। अच्छा, मैं कई बार हाथ के इशारे भी करता हूं। मैंने कहा ये ऐसे मान लो फिंगर मुंह पे रखी, इसका मतलब क्या हो गया, ये एक चिन्ह हो गया किसका, मैं अभिव्यक्त करना चाहता हूं मेरे विचारों की, कि आपको आवाज नहीं करना है, आपको समझना है। मैं कहूं वाह, मतलब ये चीज अच्छी है, मैं इसको पसंद करता हूं। इसका मतलब क्या हुआ, ये मैंने जो दो आपके सामने सिंबल रखे हैं, मैंने ये भी कहा आपको, ये भी कहा, ये दोनों भी भाषा है। किस तरह की भाषा है, जिसके माध्यम से मैंने मेरे विचारों को आप तक पहुंचाने की कोशिश की। तो लैंग्वेज का मतलब केवल उच्चारण ही नहीं होता है। लैंग्वेज का मतलब वो सारे चिन्ह, संकेत, ध्वनियां, उच्चारण तरीके वो सब होते हैं जो विचारों को सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद करते हैं। तो ये कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं जो किसमें शामिल होते हैं साथियों, चिंतन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। इन सबके साथ मिलकर चिंतन की प्रक्रिया बनती है। तो रिसेंटली अब आपको समझ में आया होगा कि चिंतन एक व्यापक प्रक्रिया है जो समस्त मानसिक प्रक्रियाओं के साथ शामिल होती हैं और जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिंतन को और डिटेल से समझने के लिए आइए हम कुछ व्यक्तियों की परिभाषाओं को समझते हैं। इन परिभाषाओं से हम चिंतन के कॉन्सेप्ट को और ठीक से समझ पाएंगे। दो तरीके से आपको लेना है डेफिनेशंस को। चिंतन की डेफिनेशन भी कई बार सीधी पूछ ली जाती है, हालांकि आपके रीट में सीधे पूछने की संभावना कम है, व्याख्याता में पूछा जाता है, सेकंड ग्रेड में पूछा जाता है। आपके यहाँ संभावना कम इसीलिए है क्योंकि डायरेक्ट चिंतन टॉपिक आपका नहीं है। फिर भी पूछा जा सकता है, सीधा ना पूछे फिर भी इन परिभाषाओं से हम चिंतन के कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ पाते हैं। आपके यहाँ चिंतन वाला जो भी क्वेश्चन बनेगा वो सीखने की प्रक्रिया के साथ चिंतन को जोड़ते हुए पूछने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, एक डेफिनेशन है रोस की। देखो रोस क्या कहते हैं चिंतन के बारे में। रोस का कहना है चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है। रिसेंटली मैंने कहा चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, लेकिन मानसिक प्रक्रिया के तो कई सारे पक्ष होते हैं। मानसिक प्रक्रिया हम
संवेगों को भी मानसिक प्रक्रिया कहते हैं, सोचने विचारने को भी मानसिक प्रक्रिया कहते हैं। मानसिक प्रक्रिया एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन उस मानसिक प्रक्रिया के बड़े कॉन्सेप्ट में ऐसी प्रक्रिया जिसका ज्ञान के साथ संबंध हो, बुद्धि के साथ संबंध हो, उसे हम कहते हैं ज्ञानात्मक पक्ष। तो मानसिक प्रक्रिया तो है ही, लेकिन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है क्या? चिंतन। ऐसा कौन कहते हैं? रोज कहते हैं। एक और डेफिनेशन है गैरेट की। देखिए गैरेट क्या कहते हैं? चिंतन एक प्रकार का अदृश्य व्यवहार है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों का प्रयोग होता है। अदृश्य व्यवहार का मतलब क्या हो गया? दिखाई नहीं देता है। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले एक चेस प्लेयर का एग्जांपल दिया था। चेस प्लेयर बहुत देर तक उस बोर्ड को देखता रहता है, सोचता रहता है, चिंतन करता रहता है, उसके बाद फिर अपनी चाल को चलता है, अपनी गोटी को आगे खिसकाता है, इसके बाद फिर एक लंबा पोज आता है, फिर वो चिंतन करता रहता है। तो हम उसको देखकर ये नहीं बता सकते कि इसके माइंड में ये चल रहा है, इसलिए क्या कह दिया? अदृश्य व्यवहार। व्यवहार तो है लेकिन ऐसा है जो दिखाई नहीं देता है, मस्तिष्क में चलता है, आंतरिक होता है, अमूर्त होता है, इसीलिए दिखाई नहीं देता। ठीक, लेकिन एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है और उस प्रक्रिया में किसका प्रयोग होता है? प्रतीकों का प्रयोग होता है। देखो कैसे कैसे होता है प्रतीकों का प्रयोग। हम फिर से चेस के एग्जांपल को लेकर समझते हैं। चेस का बोर्ड सामने रखा हुआ है, एक प्लेयर जिसको अब चाल चलनी है वो सोचता है कि मैं इसको यहां से यहां चलूंगा तो ये सामने वाला यहां से यहां आ सकता है और मुझे नुकसान, चलो मुझे ये नहीं चलना, चलो मैं इसको छोड़ता हूं, इसको देखता हूं। एलिफेंट को मैं अगर आगे बढ़ाता हूं तो ये जो इसका वजीर है वो यहां से इसको हटा देगा, चलो मैं इसको भी नहीं चलाता हूं। तो ये जो चिंतन चल रहा है यहां पर इसके मस्तिष्क में प्रतीक इस्तेमाल हो रहे हैं। कैसे? वो इन सारी चीजों को जो सामने रखी हुई हैं इनको एक इमेजिनेशन में लेता है, कल्पना में लेता है कि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, अच्छा मैं ऐसे करता हूं तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हाँ ठीक है मुझे ये चल देना चाहिए। तो इसमें एक अदृश्य व्यवहार होता है जिसमें प्रतीकों का प्रयोग होता है। और प्रतीक किससे संबंधित होते हैं साथियों? प्रतीक बाहरी उद्दीपकों से संबंधित होते हैं, बाहरी वातावरण से संबंधित होते हैं, किसी भी समस्या से, विषय से, स्थिति से संबंधित होते हैं जिसको लेकर चिंतन चल रहा होता है। ठीक, आगे बात करते हैं एक और डेफिनेशन की जो है साथियों वैलेंटाइन की। क्या कहते हैं वैलेंटाइन? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाना चाहिए जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होते हैं। ये क्या कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण चिंतन का शब्द ऐसे के लिए कहना जाना चाहिए जहां पर क्या होता है? श्रृंखलाबद्ध विचार। कैसे विचार? श्रृंखलाबद्ध। श्रृंखलाबद्ध का मतलब हो गया चरणों में जो बने होते हैं, एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, श्रृंखलाबद्ध। जैसे हम जब किसी क्वेश्चन को सीखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन जो आपके सामने आया और उसका आंसर आपको नहीं आता है, तो फिर आप उसके ऊपर चिंतन करते हैं कि इसका आंसर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। अगर ए होगा तो ये है, ये लॉजिक है, ये कारण है इसलिए होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं इसलिए ए तो नहीं होगा। अच्छा बी होगा, बी भी होना चाहिए लेकिन क्योंकि इसमें ये दिया है इसलिए ये भी नहीं होगा। अच्छा सी भी नहीं होगा क्योंकि इसमें तो साफ लिखा हुआ ऐसा ऐसा है। डी होगा क्योंकि हाँ ये रिलेवेंट है। तो अब क्या हुआ? आप यहां पर एक सीक्वेंस से समस्या के समाधान की ओर जा रहे हैं, एक चरणबद्ध तरीके से, श्रृंखलाबद्ध तरीके से आगे जा रहे हैं और आपकी चिंतन की प्रक्रिया श्रृंखलाबद्ध किस तरफ जा रही है? समस्या के समाधान की तरफ जा रही है, समस्या की शुरुआत से लेकर समाधान की तरफ जा रही है। इसलिए हमने कह दिया कि चिंतन जो है एक ऐसी मानसिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो श्रृंखलाबद्ध विचारों को लेकर किस तरफ जाती है? एक लक्ष्य की ओर, लक्ष्य का मतलब समस्या के समाधान की ओर अविराम गति से प्रवाहित होती हैं। अविराम यानी बिना रुके, कंटिन्यूअस, बिना रुके, इसको हम कहेंगे अविराम। बिना रुके प्रवाहित होती हैं मतलब लगातार चलती हैं, लगातार जारी रहती हैं। तो यहां पर 3-4 चीजें सीखने को मिली। देखो पहली चीज, चिंतन एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। दूसरी चीज, चिंतन एक लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की ओर जाती है। तीसरी चीज, चिंतन की प्रवाहिकता निरंतर बनी रहती है। एक और चीज, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो आंतरिक है। तो यह हुआ वैलेंटाइन के अनुसार चिंतन। एक और परिभाषा देखते हैं गिलफोर्ड के अनुसार। गिलफोर्ड क्या कहते हैं? चिंतन एक मनोवैज्ञानिक क्रिया है जैसे मानव पर आधारित कोई भी प्रक्रिया होती है। मानव पर आधारित कोई भी प्रक्रिया, आदमी सोता है, फिर उठता है, सांस लेता है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है,
ठीक है। ऐसी दैनिक जीवन की दुनिया भर की प्रक्रियाएं जो शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, किसी भी प्रकार की हो, तो जैसे अन्य प्रक्रियाएं होती हैं वैसे ही मानव स्वभाव में एक सामान्य मानसिक प्रक्रिया है चिंतन। कौन कहते हैं ऐसा दोस्तों? ऐसा कहते हैं गिलफोर्ड कि क्या है, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिक क्यों कहते हैं? क्योंकि मानसिक है, क्योंकि ये मानसिक है और इसलिए इसको मनोवैज्ञानिक कहते हैं। देखो मनोवैज्ञानिक शब्द को आप समझिए, मनोवैज्ञानिक का मतलब जो मन और मस्तिष्क से जुड़ा होता है। किससे? मनोवैज्ञानिक हम किसको कहेंगे? जिसका संबंध मन मस्तिष्क के साथ में होता है, ऐसी प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। साइको शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, PSYCHO। आपने पीछे साइको एनालिसिस पढ़ा होगा, साइको सोशल पढ़ा होगा, साइको सेक्सुअल पढ़ा होगा। तो साइको मतलब जो मन मस्तिष्क से जुड़ा होता है, इस तरह की कॉन्सेप्ट को, इस तरह की अवधारणा को कहा जाता है मनोवैज्ञानिक। तो कैसी प्रक्रिया है जी? एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जैसे जीवन में कोई अन्य प्रक्रियाएं होती हैं। एक और डेफिनेशन है बेरोन की। देखो क्या कहते हैं बेरोन इसके बारे में? चिंतन में संप्रत्यों, प्रतिज्ञप्ति तथा प्रतिमाओं का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। किस किस का? संप्रत्यों का, प्रतिज्ञप्ति का और प्रतिमाओं का मानसिक जोड़ तोड़। पहले तीनों शब्दों को समझते हैं। संप्रत्य क्या है? पीछे हमने जाना कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट को कहते हैं संप्रत्य। प्रतिज्ञप्ति ये भी कॉन्सेप्ट्स ही होते हैं। प्रतिमाएं होगी हमारी इमेजेस, इमेजेस को कहा जाता है। इन सब का क्या है? मानसिक जोड़तोड़ है। किसके साथ मानसिक जोड़तोड़ है? बाहरी चीजों के साथ, बाहरी चीजों के साथ तथा बाहरी तथा आंतरिक जो संप्रत्य बने हुए हैं उन सब के साथ जोड़तोड़ है। जैसे जैसे आपके पास मान लीजिए दूध है एक गिलास में और आप उसको खाली करना चाहते हैं। अब उसको खाली करना चाहते हैं, आप किचन में गए, आपने देखा कि कोई इस तरह का बराबर इस तरह का कोई उपयुक्त बर्तन आपको नहीं मिल रहा है जिसमें उसको खाली करें। सोचते अच्छा ये भगोनी में खाली करके देखते हैं, इसमें खाली करेंगे तो ये ठीक नहीं है, बहुत बड़ा हो जाएगा। अच्छा थाली में खाली करके देखें, नहीं नहीं ये भी ठीक नहीं है। अच्छा इस कप में खाली करके देखें, नहीं ये भी ठीक नहीं, इसमें तो आएगा ही नहीं। अच्छा कुकर में खाली करके देखें, नहीं ये भी ठीक नहीं है। अब आप ये 3 4 5 विकल्प देख रहे हैं। किसके विकल्प देख रहे हैं? आपके हाथ में जो दूध का गिलास है उसको खाली करने के लिए। तो यहां पर क्या हो रहा है? आपकी जो समस्या है, आप जो दूध दूसरे बर्तन में खाली करना चाहते हैं उसका जोड़तोड़ कर रहे हैं। किस किस के साथ? आपने पहले भगोनी के साथ में किया, फिर थाली के साथ में किया, फिर कप के साथ में किया, फिर प्रेशर कुकर के साथ में किया। तो ये सब के सब कहां चल रहा है? ये अंदर चल रहा है मस्तिष्क में, सामने कुछ भी नहीं है। आप खड़े हैं, ये सब चल रहा है, सामने मान लो मम्मी है, वो देख रही है, उसको नहीं पता इसके माइंड में क्या चल रहा है, वो देख नहीं पा रही, इसलिए अदृश्य व्यवहार होता है। तो इस तरीके से किस किस के बीच में जोड़तोड़ होता है? बाहरी उद्दीपकों का मस्तिष्क में संचित पहले के अनुभवों के साथ, या फिर मस्तिष्क में जो पहले से कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं। आपके सामने मान लो कुछ भी नहीं है, आप अंदर बैठे हुए हैं, बेडरूम में बैठे हुए हैं, और बेडरूम में बैठे बैठे आप सोचते हैं कि मुझे गिलास को खाली करना है दूसरे बर्तन में। आप किचन में नहीं गए हैं, आपके सामने कुछ भी नहीं है, आप बेडरूम में बैठे हैं और यही बैठे बैठे सोचते हैं कि उचित क्या रहेगा, मैं किस में खाली करूं, मैं थाली में खाली करूं, भगोने में खाली करूं, या कप में खाली करूं, या प्रेशर कुकर में खाली करूं। आपके सामने कुछ भी नहीं है ना, लेकिन फिर भी आप इमेज चल रहा माइंड में कि नहीं थाली में तो पूरा फैल जाएगा, भगोने में कोई अच्छा नहीं है, कुकर में तो कभी क्या जाना ही नहीं चाहिए, और कप में तो बहुत कम रहेगा। तो ये आपके मस्तिष्क में जो पहले से विकल्प हैं उनके साथ जोड़तोड़ चल रहा है। ठीक है, तो आप बाहरी उद्दीपकों के साथ भी इनका जोड़तोड़ करते हैं और मस्तिष्क में जो पहले से हैं उनके साथ भी जोड़तोड़ करते हैं। तो इस तरह की मानसिक प्रक्रिया होती है साथियों, किसमें? चिंतन में। कौन कहते हैं ऐसा? बेरोन ऐसा कहते हैं। आगे चलते हैं, एक और डेफिनेशन सिल्वरमैन की। क्या कहते हैं सिल्वरमैन? चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हमें उद्दीपक तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में मदद करती हैं। ये भी क्या कह रहे हैं? कैसी प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया है। उद्दीपकों तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में मदद करती हैं। देखो यहां पर क्या है, समझिए। उद्दीपक, उद्दीपक क्या? जो बाहर हमें दिखाई देते हैं। घटनाएं, घटनाएं क्या? कोई परिस्थिति जो उद्दीपक के रूप में तो नहीं है, उद्दीपक के रूप में तो नहीं है, प्रत्यक्ष वस्तु के रूप में तो नहीं है, लेकिन उसका सोचने विचारने से संबंध है। के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का मतलब हो गया वास्तव में वो नहीं है, वास्तव में वो नहीं है,
लेकिन उनके प्रतीक के रूप में कोई चीज है जो उसका प्रतिनिधित्व कर रही है। देखो कैसे, अभी रिसेंटली मैंने एग्जांपल दिया, आप दूध का गिलास खाली करना चाहते हैं दूसरे बर्तन में। अगर आप किचन में हैं और आपके सामने बर्तन है और आप उनको देख देख कर ये विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि मुझे किसमें खाली करना चाहिए, तो वहां पर आपके सामने विकल्प मौजूद हैं, उद्दीपक मौजूद हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन, जब आप बेडरूम में ही बैठे हैं, आपके सामने कुछ भी नहीं है, तब आप क्या कर रहे हैं? तब आप देखो, आप जो बाहर के उद्दीपक हैं, कौन से उद्दीपक जो आपके सामने नहीं है, ये भगोनी, थाली, कुकर, कप, ये सब उद्दीपक हैं, वस्तु के रूप में है, लेकिन वो सामने तो नहीं है ना। उनसे संबंधित एक इमेज, एक प्रतीक जो आपके मस्तिष्क में है, क्या है? एक प्रतीक जो आपके मस्तिष्क में है, वो आपके मस्तिष्क में जो प्रतीक हैं वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उस वास्तविक वस्तु का। बर्तन तो किचन में है, आप बेडरूम में बैठे हैं, फिर भी आप में चिंतन चल रहा है। तो जो बर्तन आपके किचन में है, उन उद्दीपकों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन बर्तनों से संबंधित इमेजेस, प्रतीक जो हमारे मस्तिष्क में बने हुए हैं। समझ आई मेरी बात आपको? तो इस तरीके से सिल्वरमैन क्या कहते हैं, चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हमें उद्दीपक तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में मदद करती है। तो क्या हुआ, आप गिलास का दूध किसमें खाली करेंगे? आपको उपयुक्त बर्तन मिल गया, अब आपकी समस्या का समाधान हो गया। तो यह संपूर्ण प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों चिंतन। एक और तरीके से मैं आपको समझाता हूं सिल्वरमैन की परिभाषा को। आप एग्जाम में बैठ रहे हैं, कल आपका एग्जाम है मान लीजिए, और आज आप घर पर बैठकर सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि कल मेरा एग्जाम है, मुझे सुबह 8 बजे मेरा एग्जाम है सुबह, तो मुझे घर से कितने बजे निकलना चाहिए, जो मेरा सेंटर आया है वो कहाँ पर है, यहाँ से मेरे घर की कितनी दूरी है, मुझे कितना समय लगेगा, मैं किस व्हीकल से वहाँ पर जाऊँगा, अच्छा वहाँ जाने के बाद क्या क्या टूल मेरे पास में होने चाहिए, वो मेरे पास में है या नहीं है। तो आपने पहले तो इस कल के एग्जाम की तैयारी को लेकर सारी वस्तुओं को जुटाया, सारी जानकारियों को जुटाया, आपने पता कर लिया कि ठीक है मेरे पास पेन पेंसिल सारे सामान आ गए हैं, मैंने बॉक्स में रख लिया है, मैंने प्रवेश पत्र भी प्रिंट निकाल लिया है, जाने के लिए मेरे पास ये व्हीकल रहेगा, इतनी दूरी पर है, यहाँ से रास्ता जाता है, सेंटर ये है, आपने सारा सब पता लगा लिया। ठीक, तो ये तो हो गया आपका कल की तैयारी के लिए जो आपने तैयारी की, जानकारी हासिल की, तथ्य हासिल किए वो। अब आप सारा कंप्लीट करने के बाद सो रहे हैं, आपको सुबह एग्जाम देने जाना है। एक बार आप बिस्तर पर लेटे लेटे, सोते सोते पुनः एक बार विचार करते हैं, एक बार चिंतन करते हैं कि एक बार मैं फिर से सोच लेता हूं कि कल की मेरी प्रिपरेशन पूरी है या नहीं है। अब आपके सामने ना तो पेन है, ना पेंसिल है, ना प्रवेश पत्र है, ना उस सेंटर पे जाने का व्हीकल है, ना रास्ता है, कुछ भी नहीं है। आप बिस्तर पे हैं, लेटे हुए हैं और आप में चल रहा है चिंतन, आप में चल रही है थिंकिंग। क्या कि मैं सुबह 8 बजे पहुंचना है तो मैं 6 बजे उठूंगा, नहाऊंगा, तैयार होऊंगा, पूजा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, फिर मेरे सामान लूंगा, फिर उस व्हीकल में बैठूंगा, वहां से वहां जाऊंगा, ये होगा वो होगा। एक पूरी प्रक्रिया मस्तिष्क में चल रही है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बस यही चिंतन है, यही थिंकिंग है। इस प्रक्रिया में जो चीज आपके सामने नहीं है उसके प्रतीक मस्तिष्क में चल रहे हैं, उसके प्रतीक उस चीज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप टू व्हीलर से जाना चाहते हैं, दोस्त के साथ जाने का आपका तय हो गया, ना आपके सामने दोस्त है ना टू व्हीलर है, लेकिन ब्रेन में एक पिक्चर चल रही है, फिल्म चल रही है। वो फिल्म जो है इमेजेस हैं, प्रतीक हैं, वो प्रतिनिधित्व करती हैं उस घटना के साथ जोड़ने का। बस यही मानसिक प्रक्रिया चिंतन कहलाती है दोस्तों। किसके अनुसार? सिल्वरमैन के अनुसार। और ये कहां तक पहुंचती हैं? समस्या के समाधान तक पहुंचती हैं। आगे चलें तो मुझे लगता है कि इन परिभाषाओं से आप काफी हद तक चिंतन को समझ पाए होंगे, चिंतन की प्रक्रिया को समझ पाए होंगे। अब चिंतन की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ नेचर है, प्रकृति है कि क्या क्या चीजें हो तब हम उस मानसिक प्रक्रिया को, संज्ञानात्मक प्रक्रिया को, आंतरिक प्रक्रिया को चिंतन कहेंगे। तो एक बार समझते हैं, यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए पहला बिंदु है, चिंतन की प्रक्रिया उस समय शुरू होती है जब मनुष्य या पशु के सामने कोई ऐसी समस्या आती है जिसका वह समाधान करना चाहता है। पहली चीज, चिंतन एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो केवल मनुष्य या पशु प्राणी में ही बनती हैं, बाकी किसी में नहीं बनती हैं। जैसे हम कहते हैं साहब पेड़ पौधे भी सजीव हैं, लेकिन क्या वो चिंतन करते हैं?
नहीं पता, अभी तक तो साइकोलॉजी नहीं मानता कि वो भी चिंतन करते होंगे, लेकिन प्राणी, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, उसमें ये प्रक्रिया चलती है। इसीलिए हमने कह दिया कि चिंतन की प्रक्रिया किसमें होती है, मनुष्य या पशु में, प्राणियों में होती है। सीधी भाषा में ये कह सकते हैं, चिंतन की जो प्रक्रिया है वो प्राणियों में होती है, जो प्राण होता है उसमें होती है। पशुओं को अगर कंफ्यूज हो आपको, तो पावलो हमने पीछे पढ़ा है, स्किनर हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है, उन सब ने पशुओं के साथ में काम किया, थोंडाइक हमने पढ़ा है। तो चिंतन की प्रक्रिया वहां भी होती है। अंतर्दृष्टि कोहलर ने सुल्तान के साथ प्रयोग करके देखे, कितनी जबरदस्त इनसाइट या अंतर्दृष्टि को उन्होंने समझाया, तो उनमें भी चिंतन की प्रक्रिया होती है। अच्छा, वो कब होती है? वो कब होती है? जब उसके सामने कोई समस्या आती है, जब उसके सामने कोई समस्या आती है और समस्या का वह समाधान भी करना चाहता है। समस्याएं तो बहुत हैं, हम उठने से लेके हम घर से बस स्टैंड गए, तो घर से बस स्टैंड गए, किसी काम से बस में बैठना है, तो रास्ते में सड़क टूटी फूटी है, बहुत परेशानी आ रही है, समस्या तो है, जाने में दुगना समय लग रहा है, तो समस्या तो है, लेकिन हम समाधान करना चाहते हैं कि हम सड़क बनाएंगे क्या शाम को? नहीं बनाएंगे ना, तो हम उसका समाधान नहीं करना चाहते। तो समाधान नहीं करना चाहते तो उस सड़क के टूटने से संबंधित चिंतन की प्रक्रिया मस्तिष्क में शुरू नहीं होती है। लेकिन हम बस स्टैंड जाना चाहते हैं, जो सिटी बस यहां घर से बस स्टैंड जाती है वो छूट गई, चली गई, हम भाग रहे थे पीछे और निकल गई, जो ही निकली अब हमारे सामने समस्या हो गई कि मुझे वहां पहुंचना कैसे है, और क्योंकि आप पहुंचना चाहते हैं, इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं, तो फिर आप में एक विचार शुरू हो जाएगा, और यह विचार ही कहलाएगा चिंतन, कि मैं वेट करता हूं पीछे कोई सिटी बस आ रही है क्या, अच्छा आने में समय है तो मैं ऑटो ले लेता हूं, मैं ये करता हूं वो करता हूं। 17 तरीके से हमारा मस्तिष्क लगातार चिंतन करता है। तो क्या कंटेंट क्या मीन हुआ इस सेंटेंस का, कि चिंतन की प्रक्रिया प्राणियों में, मनुष्य या पशुओं में तब शुरू होती है जब उसके सामने कोई समस्या आती है तथा वह उसका समाधान करना चाहता है। अच्छा, केवल समस्या पर ही चिंतन शुरू नहीं होता, चिंतन एक व्यापक प्रक्रिया है, मैंने रिसेंटली आपसे कहा, लेकिन मोस्टली चिंतन जो है वो समस्या के साथ शुरू होता है, समस्या के कारण शुरू होता है। एक और बिंदु देखिए, चिंतन एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, हमने समझा पीछे, मानसिक पक्ष का ज्ञानात्मक पहलू होता है। चिंतन लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है, हमने समझा पीछे, लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। जैसे मान लो समस्या आने पे शुरू हुआ, तो खत्म कब होगा? जब समस्या का समाधान हो जाएगा, और समस्या के समाधान के लिए, समस्या के समाधान के लक्ष्य की ओर, समस्या के समाधान के लक्ष्य की ओर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है चिंतन। चिंतन एक अव्यक्त क्रिया है जो व्यक्ति के भीतर होती है। अदृश्य व्यवहार पीछे पढ़ा था अपन ने, बस अदृश्य व्यवहार को हम अव्यक्त क्रिया कर रहे हैं, जो व्यक्त नहीं होती हैं, बाहर व्यक्त नहीं होती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। आप जब चिंतन कर रहे हैं बैठकर, और आपके पेरेंट्स आते हैं, बोले क्या हुआ, क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है, तो हो सकता है आप कल्पना लोक में हो, किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का विचार आपके माइंड में चल रहा हो, या हो सकता है आप में एक चिंतन चल रहा हो कि मैंने साइकोलॉजी में क्या सीखा, जो सीखा हो मुझे आता कि नहीं आता है, पिछले टेस्ट में मेरे कितने मार्क्स आए, अगले में कितने आने चाहिए, कौन सा पोर्शन मेरा वीक है उसको मैं कैसे सोल्व करूंगा, कौन सा वीडियो आरपी सर का मुझे दोबारा देखना है, ये सब आपके मन में चल रहा हो। तो पता नहीं आप कल्पना कर रहे हैं, आप चिंतन कर रहे हैं, या फिर आप सोने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि व्यक्त ही नहीं हो रहा है, इसलिए अव्यक्त क्रिया कहा जाता है। और अव्यक्त क्यों है? क्योंकि आंतरिक होती हैं, भीतर में होती हैं, आंतरिक होती हैं, इसलिए इसको अव्यक्त, आंतरिक या भीतरी प्रक्रिया कहा जाता है। एक और बिंदु है, चिंतन के मानसिक खोज होती है, गत्यात्मक नहीं। देखो, मानसिक का मतलब मस्तिष्क चिंतन की प्रक्रिया में शामिल होता है। मस्तिष्क चिंतन को खोजते खोजते श्रृंखलाबद्ध आगे जाता है, शरीर नहीं जाता, शरीर नहीं जाता। जब आप सोच रहे हैं, जब आप चिंतन कर रहे हैं कि मुझे इस प्रश्न का हल कैसे करना है, इस प्रश्न को सोल्व कैसे करना है, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो आपके माइंड में बहुत फास्ट गति चल रही है, गति है, लेकिन गति किसकी है? मानसिक प्रक्रिया की गति है, मेंटल पोर्शन की गति है। शरीर वहीं का वहीं बैठा है, आप कुर्सी छोड़ के दौड़ नहीं रहे यहां वहां। इसलिए कहते हैं कि चिंतन की प्रक्रिया में मानसिक गत्यात्मकता होती है ना, लेकिन शरीर की गत्यात्मकता नहीं होती है। नेक्स्ट है, चिंतन में प्रतीकों का प्रयोग होता है। हमने समझा पीछे, प्रतीक मैंने पूरा बताया आपको, प्रतीक किसको कहते हैं, उनका प्रयोग होता है। एक और बिंदु है, चिंतन में भाषा के विकास के कुछ समय बाद ही चिंतन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बालकों में भाषा के विकास के कुछ समय पश्चात ही चिंतन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हमने पीछे, हम जब यूनिट 1 पढ़ रहे थे, तब मैंने बालक में भाषाई विकास को आपके साथ डिस्कशन किया था।
वहां हमने जाना था कि कब बालक पहला शब्द बोलता है, कितने साल में कितने शब्दों का भंडार बन जाता है, कब उसमें भाषा का विकास शुरू हो जाता है। तो दोस्तों भाषा के विकास के साथ ही चिंतन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगर हम पहले और बाद की बात करें तो पहले भाषा का विकास होता है और भाषा के विकास के साथ चिंतन की प्रक्रिया शुरू होती है। आप याद करो पीछे भाषा और विचार, लैंग्वेज और थॉट्स, दोनों को हमने पीछे समझा था। कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि भाषा का प्रतिनिधित्व विचार करते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि विचार भाषा का प्रतिनिधित्व करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पहले विचार आता है भाषा बाद में आती है, कुछ लोग कहते हैं पहले भाषा आती है विचार बाद में आते हैं, कुछ लोग कहते हैं साथ में चलती है। तो ये एक इंटरनल प्रोसेस है। तो भाषा और विचार से ही जुड़ा हुआ मुद्दा होता है हमारे चिंतन का। तो भाषा के विकास के साथ ही चिंतन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है साथियों। आगे चले नेक्स्ट। बालक में 1-2 वर्ष की अवस्था से ही चिंतन प्रारंभ हो जाता है और यह चिंतन सर्वप्रथम प्रत्यक्षात्मक होता है। 1-2 वर्ष का मतलब क्या हो गया? जब बालक बोलना शुरू करता है, बोलने की संबंधित मानसिक से देखो बोलने का मतलब ये हो गया कि बालक में विचार तो पहले भी बन रहे थे, बालक उन विचारों की अभिव्यक्ति पहले भी कर रहा था, लेकिन बोलने का मतलब हो गया कि अब भाषाई माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर पा रहा है। और जब उसको भाषा का माध्यम मिल गया तो ठीक तरीके से विचारों की अभिव्यक्ति कर पा रहा है। इससे पहले अभिव्यक्ति करता था लेकिन केवल रोकर, चीखकर, चिल्लाकर अभिव्यक्तियां करता था, हाव भाव से अभिव्यक्तियां करता था, उसके पास प्रॉपर माध्यम नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि अभिव्यक्तियां केवल भाषा के उच्चारण के साथ या ध्वनियों के साथ ही जुड़ी होती हैं। अभिव्यक्ति और भाषा तो तब से ही शुरू हो गई जब बालक दूध पीने के लिए मां को बुलाने के लिए रोता है और रोते ही मां आ जाती है, मां के आते ही बच्चा चुप हो जाता है। यहीं से लैंग्वेज शुरू हो गई। ये भी लैंग्वेज है, बच्चे ने रो के मां को पुकार लिया या अपनी आवश्यकता की पूर्ति की अभिव्यक्ति उसने रोकर प्रकट कर दी और उससे वह अपने उद्देश्य को पूरा कर पाया, मां को बुला पाया, दूध उसको मिल गया, मतलब उसने अभिव्यक्ति ठीक तरीके से कर ली, उसका उद्देश्य पूरा हो गया। तो लैंग्वेज तो वहीं से शुरू हो जाती है, बस वहीं से उसमें चिंतन भी शुरू हो जाता है। एक बालक को भूख लगी है, वो रोया क्यों? रोने से पहले चिंतन शुरू हुआ, उसके मस्तिष्क में चिंतन हुआ कि मुझे भूख लगी है, क्या करूं कि मेरी भूख का समाधान हो जाए, मुझे मम्मी चाहिए, दूध पीना है। तो मम्मी कैसे आएगी? मम्मी को बुलाने के लिए मुझे रोना पड़ेगा। जो ही रोना शुरू हुआ, नहीं सुनाई दी, और जोर से रोने लगा, फिर भी नहीं आई, और जोर से रोने लगा, फिर भी नहीं आई, तो वो इधर उधर लौटने लगा। अब ये सब क्या है? ये सब उसकी समस्या के समाधान के लिए मस्तिष्क में चल रही चिंतन की प्रक्रिया का प्रकटीकरण है। इसीलिए लैंग्वेज या विचारों के साथ प्रारंभ से ही चिंतन की प्रक्रिया दोस्तों शुरू हो जाती है। और यह चिंतन सबसे पहले कौन सा होता है? प्रत्यक्षात्मक। प्रत्यक्षात्मक का मतलब होता है जो चीजें हमारे सामने प्रत्यक्ष में हैं उन्हीं के साथ, जो चीजें प्रत्यक्ष में है उन्हीं के साथ होने वाला चिंतन प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहलाता है। परसेप्चुअल पीछे हमने पढ़ा भी था। ज्ञानेंद्रियों से जो सीधा अनुभव हमें प्राप्त होता है, उस अनुभव को हम समझकर व्याख्या करके अर्थ प्रदान कर देते हैं, वह प्रक्रिया कहलाती है प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन। तो ज्ञानेंद्रियां जिन अनुभवों को प्राप्त कर रही हैं वो सीधे डायरेक्ट ज्ञानेंद्रियों के टच में है। जो दिख रहा है वही है, जिसकी स्मेल हमें आई केवल वही है, जो सुनाई दिया केवल वही है, इसके अलावा बाकी कहीं विचार नहीं जाता। ऐसी अवस्था को कहा जाता है प्रत्यक्षात्मक। तो सबसे पहले कौन सा? प्रत्यक्षात्मक चिंतन होता है बालकों में। बालक में 7 वर्ष तक आत्म केंद्रीय चिंतन की प्रक्रिया होती है। देखो आत्म केंद्रीय चिंतन का मतलब क्या हो गया? हमने पीछे पढ़ा था, जब बालक छोटा होता है, बाल्यावस्था में होता है, पूर्व बाल्यावस्था में होता है, तब आत्म केंद्रीय होता है, अपने ही बारे में सोचता है। तो क्योंकि अपने ही बारे में सोचता है, आत्म केंद्रीय होता है, तो प्रारंभिक चिंतन भी कैसा होगा? आत्म केंद्रीय होगा। आप जीन पियाजे को याद करो, हमने जीन पियाजे के विकास की 4 अवस्थाएं पढ़ी थी, संज्ञानात्मक विकास की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी हमने पढ़ा था। वहां क्या जाना था कि बालक सबसे पहले जो चिंतन करता है वो चिंतन संवेदी पेशीय होता है, उसके बाद थोड़ा और बड़ा होता है तो फिर वो जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। तो ये जो संवेदी पेशीय हैं, पूर्व संक्रियात्मक हैं, मूर्त संक्रियात्मक हैं, इस प्रक्रिया में सीखने की, संज्ञान के विकास की इस प्रक्रिया में, इन चरणों में
बालक सबसे पहले आत्म केंद्रीय प्रवृत्ति का होता है, अपने ही बारे में सोचता है, अपने ही बारे में चिंतन मनन करता है। इसलिए बालक का जो प्रारंभिक चिंतन होता है वो आत्म केंद्रीय होता है, स्वयं के साथ ही जुड़ा होता है, स्वयं से ही संबंधित होता है। बालक में सबसे पहले प्रत्यक्षात्मक चिंतन, फिर कल्पनात्मक चिंतन और फिर संप्रत्यात्मक या प्रत्यात्मक चिंतन की प्रक्रिया होती है। एक सीक्वेंस में समझ सकते हैं। सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? प्रत्यक्षात्मक, जो प्रत्यक्ष की वस्तुओं को देखकर होता है। उसके बाद बात करेंगे कल्पनात्मक, जो कल्पनाओं में होता है, जिसमें तर्क वितर्क हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। फिर संप्रत्यात्मक या प्रत्यात्मक, कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्चुअल कहते हैं इसको, किसी कॉन्सेप्ट्स के बनने की प्रक्रिया कॉन्सेप्चुअल होती है। तो संप्रत्यय और कॉन्सेप्ट बनने की प्रक्रिया जो है वो अमूर्त चिंतन के साथ में जुड़ी होती है। अगर जीन पियाजे के साथ हम समझें तो अमूर्त चिंतन की प्रक्रिया जब शुरू हो जाती है बालक में, तब जाके फिर संप्रत्यय निर्माण होते हैं। जो चीज सामने नहीं है उसके बारे में भी बच्चा समझने लगता है। आपने कहा हाबू आ जाएगा, हाबू आ जाएगा, दूध पी लो वरना आपको खा जाएगा। हाबू से अगर बच्चा डरने लगा है तो समझो संप्रत्यय निर्माण उसमें हो रहा है। हाबू नाम का कॉन्सेप्ट उसके मस्तिष्क में है, सामने नहीं है वो, फिर भी उससे डरने लगा है, तो ये कहलाता है संप्रत्यात्मक। तो सबसे पहले कौन सा? प्रत्यक्षात्मक हो गया, फिर कल्पनात्मक है, उसके बाद में फिर कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग की प्रक्रिया बच्चों में होती है। एक और बिंदु है, बालक में 7 वर्ष से 15 वर्ष तक चिंतन का विकास तीव्र गति के साथ में होता है। देखो क्या संबंध है 7 से 15 वर्ष का। बालक का जो मस्तिष्क होता है साथियों, बालक का जो मस्तिष्क होता है वो मस्तिष्क लगभग 1350 ग्राम का होता है। हमने पीछे पढ़ा है शारीरिक विकास में। और ये 1350 ग्राम का जो मस्तिष्क होता है व्यक्ति का, वो 15-16 वर्ष की आयु में पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। क्या हो जाता है? पूर्ण रूप से 1350 ग्राम, 1300 से लेकर 1400 ग्राम का जो मस्तिष्क बनता है, ये हेलमेट फिजिकल संरचना जो बनती है, शारीरिक संरचना सिर की जो बनती है, ये 15-16 वर्ष तक बन चुकी होती है। ठीक, तो 15-16 वर्ष तक क्योंकि मस्तिष्क पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, इसके साथ साथ विकसित होने वाली बुद्धि भी लगभग 15-16 वर्ष तक पूर्णता को प्राप्त कर लेती है। क्योंकि मस्तिष्क और बुद्धि से सीधा संबंध है चिंतन का। किसका? सीधा संबंध है चिंतन का। किसके साथ? मस्तिष्क के साथ, क्योंकि यह प्रक्रिया ही आंतरिक प्रक्रिया है। मस्तिष्क के साथ सीधा संबंध है, बुद्धि के साथ में सीधा संबंध है। तो क्योंकि बुद्धि और मस्तिष्क का पूर्ण विकास 15-16 वर्ष में हो जाता है, इसलिए चिंतन की प्रक्रिया भी 15-16 वर्ष में लगभग पूर्णता को प्राप्त कर लेती है। अब तेजी से बढ़ने की बात करें तो क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है तो हमने जीन पियाजे को पीछे देखा था, संवेदी पेशी अवस्था में केवल संवेदनाओं से ही वो चीजों को स्वीकार कर रहा है, संज्ञान को बना रहा है। पूर्व संक्रियात्मक में अभी संक्रिया उसमें शुरू नहीं हुई है, केवल अनुकरण वगैरह करता है। मूर्त संक्रियात्मक में केवल मूर्त चीजों को वह देखकर ही सीखता है। तो जब अमूर्त संक्रिया की अवस्था में आता है, या फिर मूर्त कहें, मूर्त संक्रिया की अवस्था में आता है, तब जाके वो चिंतन और मनन करना शुरू करता है। जब तक केवल ज्ञानेंद्रियों पे डिपेंड है तब तक उसमें चिंतन की प्रक्रिया उस लेवल पे शुरू नहीं होती है। इसलिए जो छोटा बच्चा होता है, 1 से लेकर 6 वर्ष का जो बच्चा होता है, शेषावस्था का जो बच्चा होता है, उसमें चिंतन की प्रक्रिया होती है, लेकिन तुलनात्मक धीमी होती है। क्यों होती है? क्योंकि अभी उसके मस्तिष्क का विकास ठीक तरीके से पूरी तरह से नहीं हो पाया, बुद्धि का विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाया। हालांकि शेषावस्था में काफी हद तक तेजी के साथ मस्तिष्क बढ़ता है, लेकिन पूर्णता प्राप्त नहीं करता। और बाल्यावस्था जो होती है, बाल्यावस्था जो होती है 6 से 12 वर्ष, 7 से 15 वर्ष, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में तेजी के साथ मस्तिष्क परिपक्वता को प्राप्त करता है, बुद्धि परिपक्वता को प्राप्त करती है, बाहर की चीजों को लगातार तेजी के साथ में स्वीकार करता है, सीखता है, संरचनाओं का निर्माण करता है। तो यहां पर मानसिक शक्तियों में भी परिपक्वता तेजी के साथ में आती है, तथा सीखने की प्रक्रिया में भी बहुत तेजी के साथ नवीन संप्रत्यय मस्तिष्क में आते हैं, तथा नवीन संप्रत्ययों को सीखने की योग्यताएं और क्षमताएं भी बालक में बन चुकी होती हैं। इसीलिए 7 से 15 वर्ष की जो आयु होती है साथियों, यह चिंतन के तीव्र विकास की आयु होती है। तेजी के साथ में यहां चिंतन होता है। ठीक, क्योंकि चिंतन की प्रक्रिया के लिए चिंतन के जो साधन हैं, चिंतन की जो क्षमताएं हैं, वो तो बननी चाहिए ना मस्तिष्क में। अगर वो ही नहीं बनेगी फिर चिंतन किस पर होगा, किसके द्वारा चिंतन होगा। एक और बिंदु है, बालक की आयु बढ़ने के साथ साथ तर्क की प्रधानता भी बढ़ती जाती है। बालक में तार्किक चिंतन का विकास होता है। जब बालक छोटा होता है
तो केवल मूर्त वस्तुओं के साथ प्रत्यक्ष में चीजों को देखकर ही अपनी समझ का निर्माण करता है, फिर कल्पनाओं के साथ होता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो जो चीजें मूर्त में हैं उनके अस्तित्व के अलावा अन्य चीजें जो सामने नहीं है उनके अस्तित्व को भी स्वीकार करने लगता है। जब उन चीजों के अस्तित्व को स्वीकार करने लगता है तो धीरे धीरे अमूर्त चिंतन की ओर बढ़ने लगता है। और जब अमूर्त चिंतन की ओर बढ़ने लगता है तो फिर किसी भी एक बात को मानने के लिए विभिन्न तरह के विचार उसमें आने लगते हैं। और जब विभिन्न तरह के विचारों से किसी भी बात को वो है किसी भी बात से सहमत या असहमत होता है तो फिर हम कहेंगे कि यहां तर्क शुरू हो गया है। तो पहले बालक में कल्पनाएं होती हैं, जो सामने है उन्हीं को सब कुछ मानता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है मानसिक शक्तियों का विकास होता है और मानसिक शक्तियों के विकास के चलते चिंतन जो है वो परिपक्वता की ओर जाता है, जिससे वह तर्क वितर्क करने लगता है। और धीरे धीरे बड़े होने के साथ साथ तर्क की प्रधानता आती चली जाती है। इस प्रकार बालक में तार्किक चिंतन का विकास होता है, तर्क वितर्क का विकास होता है। एक क्वेश्चन जो हमारे CDP का है उस क्वेश्चन को मैं 5वीं के बालक को सोल्व करने को दूं, थोड़ा उच्च स्तरीय क्वेश्चन है मान लीजिए, क्या वह उसको तुरंत समाधान निकाल देगा, आंसर चूज कर लेगा जहां मिलते जुलते आंसर्स हों? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसमें पूर्व ज्ञान इसके बारे में नहीं है। अच्छा, आपको मैं वो क्वेश्चन दे देता हूं। अब आप क्या करेंगे, सिमिलर आंसर हैं, ABCD चारों मिलते जुलते हैं, चारों सही हैं, लेकिन चारों में से उपयुक्त को आपको चुनना है। अब आप क्या करेंगे, उसके लिए आप तर्क वितर्क करेंगे कि अच्छा A को मानता हूं तो ये ठीक है लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं है। अच्छा B को मानता हूं तो ठीक तो ये भी है लेकिन इतना नहीं है। अच्छा C को मानता हूं तो ठीक तो ये भी है लेकिन A और B से ज्यादा उपयुक्त हैं। अच्छा D को मानता हूं, हाँ ये इससे पहले के तीनों से ज्यादा निकटतम है, ज्यादा उपयुक्त हैं, इसलिए मेरा आंसर होगा D। अब आपने A को नहीं किया, B को नहीं किया, C को नहीं किया, D को आंसर किया। यहां पर क्या चल रहा है आपके मस्तिष्क में? चिंतन चल रहा है। और चिंतन कौन सा? तार्किक चिंतन। तर्क के साथ आपने A को हटाया, B को हटाया, C को हटाया और D को चुना, इसे कहते हैं तर्क। तो जैसे जैसे बालक बड़ा होता है ये क्षमता बनती जाती है। यही क्वेश्चन 5वीं का बच्चा सोल्व नहीं कर पाएगा क्योंकि अभी तुलनात्मक तर्क अभी उसमें नहीं बना है। तो बड़े होने के साथ साथ उसमें तर्क वितर्क की जो क्षमता है वो बढ़ती चली जाती है। चिंतन में तर्क की प्रधानता होती है जबकि कल्पना में तर्क का अभाव होता है। अगर हम बात करें चिंतन और कल्पना, फैंटेसी और चिंतन में क्या फर्क है, तो दोनों में एक बड़ा फर्क होता है कि जो कल्पना होती है इसमें तर्क नहीं होता, जबकि जो चिंतन होता है इसमें तर्क होता है। ये दोनों में फर्क होता है। कल्पना में हम किसी भी समस्या के समाधान तक पहुंच जाते हैं, भले ही वो वास्तविक रूप से समाधान उसमें कारगर हो या नहीं हो, क्योंकि तर्क नहीं होता। लेकिन चिंतन में हम समस्या के समाधान तक पहुंचते हैं तो वहां पर तर्क होता है, क्या कि ये इसके समाधान में कारगर होगा ही होगा या फिर होने की ज्यादा संभावना है। तो तर्क होता है, लॉजिक होता है, तब हम चिंतन कहेंगे। अगर किसी सोचने की प्रक्रिया में तर्क नहीं है, लॉजिक नहीं है, तो वो केवल कल्पना हो जाएगी और उससे समस्या का समाधान संभवतया नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से हमने कुछ ऐसे बिंदुओं को जाना जो चिंतन से संबंधित थे, जो चिंतन की विशेषताओं को, चिंतन की प्रकृति को बनाते हैं कि चिंतन इन सब के साथ होता है, ये सब चिंतन में शामिल होता है। आगे चलते हैं एक और बिंदु की ओर जो चिंतन की विशेषता की बात करता है। चिंतन की विशेषता का मतलब ये चीजें होगी तो वो चिंतन होगा। देखिए पहला क्या है, विशिष्ट गुण। हम किसी भी मानसिक प्रक्रिया को चिंतन नहीं कह सकते हैं। चिंतन उस मानसिक प्रक्रिया को कहेंगे जिसमें चिंतन के विशिष्ट गुण मौजूद हो। समझ आया आपको विशिष्ट गुण का मतलब? हम हर प्रक्रिया जो मानसिक होती है या फिर संज्ञानात्मक होती है उसको चिंतन नहीं कर सकते हैं। हम चिंतन उस प्रक्रिया को कहेंगे जिसमें चिंतन के विशिष्ट गुण मौजूद हों। तो यह चिंतन की विशेषता हो गई। ठीक है, जैसे मैं कहूं हम चिंतन किसी भी मानसिक प्रक्रिया को तब कहेंगे जब वह संज्ञानात्मक पक्ष से जुड़ा हुआ हो, बौद्धिक कॉन्सेप्ट वहां काम आ रहे हों, किसी नवीन चीज को सीखने की बात हो रही हो, समस्या समाधान की बात हो रही हो, तर्क वितर्क की बात हो रही हो, तो ये विशिष्टताएं हो किसी मानसिक प्रक्रिया में तो वो चिंतन है, नहीं तो चिंतन नहीं है। मानसिक प्रक्रिया ये तो आप जान ही चुके हैं, मानसिक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया नहीं है।
शरीर हलचल नहीं करता, मानसिक गति करता है। आंतरिक होती है, मानसिक होती है, बौद्धिक होती है, संज्ञानात्मक होती है। इसलिए चिंतन की विशेषता क्या है भाई कि चिंतन मानसिक प्रक्रिया है। भावी आवश्यकता की पूर्ति हेतु व्यवहार होता है। चिंतन में क्या है, हम किसी समस्या के समाधान की ओर जाते हैं, चिंतन में किसी तर्क वितर्क की ओर जाते हैं, किसी संश्लेषण विश्लेषण की ओर जाते हैं, परिणाम की ओर जाते हैं। तो चिंतन क्या है, भावी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाने वाला व्यवहार है। जैसे मैंने 4-5 एग्जाम्पल आपको दिए। आप दूध का गिलास खाली करना चाहते थे, आपकी आवश्यकता है, इसीलिए चिंतन चला। आपकी बस छूट गई, आप बस स्टैंड जाना चाहते हैं, आपके घर के बाहर के स्टॉप्स हैं, अब आपकी समस्या है, तो उस समस्या के समाधान की ओर आप सोचेंगे, विचार करेंगे। तो चिंतन क्या होता है, किसी भावी आवश्यकता की पूर्ति हेतु व्यवहार है। आवश्यकता भावी है, अभी आपके सामने नहीं है, अभी आपके सामने नहीं है, तो भावी आवश्यकता की पूर्ति हेतु किया जाने वाला व्यवहार है, क्योंकि आवश्यकता भी भावी है, अभी आपके सामने नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए जो आप व्यवहार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, वो भी कैसा होगा, भावी होगा। उसका परिणाम अब आएगा, अभी सामने नहीं चल रहा है। समस्या समाधान होता है चिंतन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। चिंतन तब होगा जब समस्या होगी, हम उसका समाधान करना चाहेंगे, उसके लिए तर्क के साथ जब सोचेंगे, विचारेंगे, तो वह चिंतन कहलाएगा। अनेक विकल्प होते हैं, बिल्कुल अनेक विकल्प होते हैं, एक ही विकल्प नहीं होता है। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं मैं आपको। आप जो कंपटीशन एग्जाम देते हैं, हर क्वेश्चन का आंसर आपके सामने होता है। कितनी अच्छी बात है। आपने अब तक जो एग्जाम दिए हैं, एजुकेशन पूरा किया है, वहां केवल क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आपके सामने होते थे, आंसर आपके सामने होते ही नहीं थे। आपको आंसर अपने मन से लिखना होता था, स्मृति से लिखना होता था। लेकिन कंपटीशन एग्जाम का क्या नेचर है बताओ, हर क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है, हर क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है, फिर भी 99% लोग फेल हो जाते हैं। क्या लॉजिक है? कहीं ना कहीं चिंतन की प्रक्रिया ठीक तरीके से नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती हैं? क्योंकि विकल्प मौजूद होते हैं। आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जिस तरीके से चिंतन करेंगे, उस तरीके से वही आंसर आपके मस्तिष्क में बनेगा। इसीलिए मेरी बात को आज याद रखिए, गांठ बांध लीजिए कि जब भी कोई क्वेश्चन आप एग्जाम में पढ़ते हो, कंपटीशन एग्जाम में, तो क्वेश्चन को पढ़ने के साथ आंसर या ऑप्शंस को मत पढ़िए। पहले केवल क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ते ही ऑप्शन पे मत जाइए और मस्तिष्क में चिंतन शुरू कीजिए किसका आंसर क्या होगा। तुरंत आपकी मेमोरी में, आपके अनुभव में, आपने जो पहले पढ़ा है उसके पूर्व ज्ञान में उस क्वेश्चन का आंसर है, उसको सर्च करो। मस्तिष्क को सही तरीके से चिंतन करने दो। अब आपका मस्तिष्क ही उसका आंसर निकाल कर लाएगा। जो आपके मस्तिष्क में आंसर आया, अब उसको मैच करो कि वो ए में है, बी में है, सी में है या तो डी में है। अगर ऐसा करते हैं आप, तो सही चिंतन की दिशा में है और आपका एग्जाम जितना आप स्कोर करते हैं उससे दुगना आपका स्कोर हो जाएगा केवल इतना करने से। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना है जीवन भर। आप एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ो, आंसर साथ में मत पढ़ो, चिंतन करने दो मस्तिष्क को, चिंतन का मौका मिलना चाहिए। सामान्यतः लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा और आंसर भी पढ़ लिया, उस आंसर में जो ठीक से लगा उसके ऊपर हमने ज्यादा फोकस कर दिया। जो ही ज्यादा फोकस हुआ, तुरंत चिंतन को दिशा मिल गई। क्या दिशा मिली? जो आंसर हमने मान लिया है उस आंसर को सही करने की दिशा में चिंतन काम कर रहा है। अब आपके मन में जो विचार बनेंगे, जो विकल्प आएंगे, चिंतन की प्रक्रिया होगी केवल उसी ऑप्शन को लेकर आएगी जिसको आपने मान लिया है। और आप 3, 4, 5 बार सोचेंगे, हर बार आपके माइंड में वही विकल्प आएगा जिसको आपने पहले ही मान लिया है, और वो तो सही है ही नहीं, वो तो गलत है। इसलिए आपको लगता है कि यार मैंने सही माना था लेकिन तो गलत था। भाई तूने माना क्यों? खुद ने क्यों मान लिया? यही गलती करते हैं। पहले मानो मत, पहले से ऑप्शन में मत जाओ, इसको सर्च करने दो। आपके अचेतन में जो आपने पढ़ा है वो सारा का सारा परमानेंट सेव होता है, कभी डिलीट नहीं होता है। जब भी व्यक्ति के सामने समस्या आती है, उस समस्या के समाधान के लिए यह प्रक्रिया शुरू होती है चिंतन की, जो संज्ञानात्मक है, ज्ञानात्मक, आंतरिक है। इसको होने दो, चिंतन की प्रक्रिया को होने दो। अगर चिंतन की प्रक्रिया नहीं होगी तो केवल वही क्वेश्चन आपके सही होंगे जो आपने रट रखे हैं या आपके चेतन में हैं, बाकी सारे क्वेश्चन गलत होंगे, ये गारंटी है मेरी। और आपने सही दिशा में चिंतन की प्रक्रिया को होने दिया, चिंतन की प्रक्रिया को होने दिया, तो जो आपको याद है, जो आपके चेतन करंट मेमोरी में है, वो तो सही होंगे ही सही, लेकिन वो सारे भी सही होंगे जो समझ पर आधारित हैं,
जिनसे संबंधित थोड़ी भी जानकारी आपके मस्तिष्क में पहले से है वो भी सारे सही होंगे। और स्पेशली साइकोलॉजी में तो मोर देन 90% से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो केवल चिंतन की प्रक्रिया पर निर्धारित होते हैं, उसी पर आधारित होते हैं। अगर सही दिशा में चिंतन हो गया तो वो सही हो जाएगा, और गलत दिशा में चिंतन हो गया तो वो गलत हो जाएगा। अब चिंतन की सही दिशा क्या है, गलत दिशा क्या है, ये सब मैं आपको शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता हूं। मैं कुछ तरीके आपको बता सकता हूं जो सही दिशा में लेकर जाते हैं। पहला ये कि चिंतन के टॉपिक को कई बार पढ़ना, मेरे हर वर्ड को, हर एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनना और समझना और अंडरस्टैंडिंग बनाना कि व्हाट इज थिंकिंग। दूसरी चीज, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करना, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करना एग्जाम में बैठने से पहले। उससे क्या होगा, जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ऐप पर आप आएंगे तो दुनिया भर के हमने क्वेश्चन डाउनलोड किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अलग अलग लाइव टेस्ट में है, वीकली टेस्ट में है, दूसरे टेस्ट में शामिल है। उनको सोल्व कीजिए बार बार। उनको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, आपकी चिंतन की प्रक्रिया को सही दिशा मिलेगी। लेकिन वहां ध्यान रखना, इसको गलत तरीके से हैबिट में मत लेना, क्योंकि कंडीशनिंग हो जाती है। एक काम को जब आप गलत तरीके से बार बार करते हैं तो फिर ये उसको अपना लेता है। एक ही काम को सही तरीके से भी बार बार करते हैं तो भी अपना लेता है। कंडीशनिंग है पावलोव, ये पावलोव की थ्योरी पे काम करता है ब्रेन। इसीलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ो, ऑप्शन पे मत जाओ और चिंतन करो, फिर क्वेश्चन को पढ़ो, चिंतन करो, फिर पढ़ो, फिर चिंतन करो। ऑप्शन पे तो लास्ट में जाओ जब आपके मस्तिष्क में समस्या का समाधान निकल जाए। अगर ऐसा करते हैं तो फिर निश्चित रूप से आपके क्वेश्चन सही होने की संभावना कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है सर, क्योंकि समस्या के समाधान में अनेक विकल्प होते हैं। आगे चलें, समस्या समाधान तक चलने वाली प्रक्रिया है। चिंतन कहां तक चलती है, समस्या के समाधान तक चलती है। आपने क्वेश्चन को पढ़ा, आंसर ढूंढने के लिए चिंतन किया, आंसर आया, उसके बाद आपने देखा ए है, बी है, सी है, डी है, काम खत्म, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक बार चिंतन की प्रक्रिया समाप्त हो गई। तो ये कुछ विशेषताएं हैं चिंतन की साथियों। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं चिंतन के साधनों को लेकर कि कौन कौन से साधन हैं जिनसे चिंतन की प्रक्रिया होती है, जिनसे चिंतन पूरा होता है। दोस्तों, चिंतन के साधनों में पहली चीज है बिंब, इमेजेस। मैंने रिसेंटली आपसे कहा कि जब भी हम किसी समस्या को लेकर चिंतन करते हैं, नई परिस्थिति को लेकर चिंतन करते हैं, घटना को लेकर चिंतन करते हैं, तो उस परिस्थिति, उद्दीपक, घटना या समस्या से संबंधित जो इमेज हमारे मस्तिष्क में है वो चिंतन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। इसीलिए चिंतन का एक साधन क्या है, बिंब, इमेजेस। अगर वो हमारे मस्तिष्क में नहीं बने तो चिंतन की प्रक्रिया बताओ कैसे होगी। मैंने एग्जांपल दिया था, आप बस स्टॉप से बस स्टैंड जाना चाहते हैं। जब बस स्टैंड जाना चाहते हैं तो अब आपकी बस निकल गई है, आपके सामने कई विकल्प हैं। अभी पढ़ा ना, पढ़ने पीछे विकल्प होते हैं। उन विकल्पों के बारे में जब चिंतन करते हैं तो उनके बिंब आपके मस्तिष्क में आते हैं कि पीछे वाली बस इतनी देर में आएगी, बिंब आ रहा है। अच्छा, ऑटो लेता हूं तो हाँ ये भी ठीक है। अच्छा, मैं टैक्सी लूं तो ये भी ठीक है। अच्छा, कोई दोस्त आ रहा हो, वेट करता हूं, किसी बाइक वाले को हाथ देता हूं। तो चिंतन में जो भी विकल्प आप में आ रहे हैं उन सबके बिंब, इमेजेस आप में बनते हैं। तो चिंतन की प्रक्रिया का एक साधन है क्या, बिंब या इमेजेस। बिंब आपको समझ में आ गए। अच्छा, दूसरा है भाषा, लैंग्वेज। लैंग्वेज आप जब भी चिंतन करते हैं तो मस्तिष्क में साथ में चलती हैं। जैसे अच्छा, मैं ये ऑटो में बैठूंगा तो ये रहेगा, ज्यादा पैसे लेगा, टैक्सी लूंगा तो और ज्यादा लेगी। अच्छा, कोई दोस्त मिल जाए तो बढ़िया है, फ्री में काम हो जाए, आजकल तो वैसे भी कड़की चल रही है। अच्छा, अगली बस का वेट करें, आएगी सही लेकिन पता नहीं खाली आएंगे भरी आए। तो ये जो आप बिंब आप में बन रहे हैं, प्रत्येक बिंब के बीच में कनेक्शन बनते हैं, संबंध बनते हैं। वो कनेक्शन भाषा के माध्यम से बनते हैं, लैंग्वेज के माध्यम से बनते हैं। और लैंग्वेज ध्वनि के माध्यम से बाहर आए जरूरी नहीं है, मस्तिष्क में जो चल रहा है वो भी लैंग्वेज है। ठीक है सर। दूसरा है प्रतिज्ञप्ति, कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आपने जो ही ऑटो के बारे में सोचा, ऑटो का संपूर्ण संप्रत्यय आपके मस्तिष्क में आया। आपने जो ही बस के बारे में सोचा, वो संपूर्ण संप्रत्यय बस के बारे में आया। बस का किराया, उसकी भीड़, उसके आने का समय, उसका नफा नुकसान, सारा सब कुछ एक बार आपके मन में सेपरेट आ गया।
ऑटो का सेपरेट, बस का सेपरेट, किसी टैक्सी का सेपरेट, पृथक पृथक आ गया। आप तीनों में तुलना कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं, कौन सा ज्यादा बढ़िया है, कौन सा उपयुक्त है, फिर उसका चुनाव कर रहे हैं। तो ये जो आप अलग अलग कर पा रहे हैं, सेपरेट कर पा रहे हैं, ये इसीलिए हुआ क्योंकि उनका संप्रत्यय आपके मस्तिष्क में बना हुआ है, नहीं तो ये सब नहीं हो पाता। उसके बाद है प्रतीक या सिंबल। आपने जो ही बस की बात की, बस का प्रतीक आपके ब्रेन में आ गया। आपने जो ही ऑटो की बात की, ऑटो का प्रतीक आपके ब्रेन में आ गया। ये कहलाता है प्रतीक या सिंबल। बस के लिए बस, बस दो शब्द मैंने इस्तेमाल किए, ये भी प्रतीक हैं। बस का जो इमेज आया ये भी प्रतीक हैं। आपने एक वस्तु को बस नाम दे दिया, वो भी प्रतीक हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो चिंतन को बनाती हैं या फिर चिंतन के बनने में साधन के रूप में काम करती हैं। अगर ये हैं तो होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। देखिए एक एग्जांपल और देता हूं, उससे आपको ये चारों का रिलेशन बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। आप क्या करते हैं, आपको बल्ब लगाना है, घर में बल्ब लगाना है, और आप जो ही बल्ब लगाने के लिए दीवार के पास जाते हैं, हाथ पहुंचाते हैं, आपका हाथ नहीं पहुंचता। अब हाथ नहीं पहुंचा तो आपके सामने क्या आ गई, समस्या आ गई। आप समस्या का समाधान करना चाहते हैं क्योंकि अंधेरा हो जाएगा, थोड़ी देर बाद आपको पढ़ना भी है, तो आपके सामने समस्या है और आपका समाधान भी करना चाहते हैं। तो पीछे याद करो डेफिनेशन, जब आपके सामने समस्या है और आप इसका समाधान करना चाहते हैं, तो अब मस्तिष्क में किसकी प्रक्रिया शुरू होगी, अब प्रक्रिया शुरू होगी चिंतन की। चिंतन शुरू हो जाएगा। क्या चिंतन शुरू होगा कि मेरे सामने समस्या है, बल्ब को लगाने के लिए मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं, ये समस्या है, इस समस्या का समाधान करना है। तुरंत आपके मस्तिष्क में प्रक्रिया शुरू होगी चिंतन की। अब इस चिंतन की प्रक्रिया में कुछ साधन आपके सामने आएंगे। जैसे पहला क्या आएगा, पहला आपके सामने आएगा बिंब। किसका बिंब की मैं क्या करूं, किसको क्या लेकर आऊं। मैं चेयर पे खड़ा हो जाता हूं, या फिर स्टूल पे खड़ा हो जाता हूं, या फिर टेबल पे खड़ा हो जाता हूं, या फिर एक सीडी लेकर आता हूं। तो ये जो चेयर है, स्टूल है, टेबल है, सीडी है, ये क्या है, ये बिंब है, इमेजेस हैं। और आप जोड़ रहे हैं इनको किसके साथ, आपकी दूरी के साथ। आपने देखा अच्छा चेयर खींचता हूं तो चेयर पर खड़ा होने के बाद यहां तक चेयर है, यहां तक है, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। अच्छा स्टूल नहीं, वो तो और भी छोटा है। अच्छा टेबल, हाँ टेबल ठीक, लेकिन टेबल से भी नहीं पहुंचूंगा। अच्छा सीडी ना, हाँ सीडी ठीक है क्योंकि सीडी की ऊंचाई इतनी पर्याप्त है कि मैं वहां पहुंच जाऊंगा। तो आपके मस्तिष्क में बिंब चल रहे हैं, बिंब को आप जोड़ तोड़ कर रहे हैं आपकी समस्या के साथ। आपके सामने ना तो टेबल है, ना स्टूल है, ना सीडी, कुछ भी नहीं है। आप केवल उस बिंब को मस्तिष्क में बना रहे हैं और उससे समस्या को जोड़ रहे हैं, तो ये कहलाएंगे आपके बिंब। इसी बीच आपने सीडी के लिए सीडी को इस्तेमाल किया, सीडी का नाम लिया आपने, और आपने जो है चेयर के लिए चेयर है, स्टूल के लिए स्टूल है। ये सब क्या है, ये प्रतीक हैं, सिंबल हैं, किसके, उन वस्तुओं के जो भौतिक आपके सामने हैं। ठीक है, स्टूल का सिंबल, उसका प्रतीक जो बिंब के रूप में मस्तिष्क में बना। बिंब तो मस्तिष्क से बनने वाला चित्र हो गया, और उस चित्र का वस्तु के साथ जो प्रतीक है, सिंबल है, मतलब वो जो चित्र, जो बिंब बना, वो उस वस्तु का प्रतीक हो गया मस्तिष्क में। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आपने ना स्टूल को चूज किया, ना चेयर को चूज किया, ना टेबल को चूज किया, और आपने चूज कर लिया सीडी को। तो आपको इन सब में डिफरेंस पता था कि स्टूल बहुत छोटा है, कुर्सी भी इतनी पर्याप्त नहीं है, टेबल भी पर्याप्त नहीं है, बल्ब तक पहुंचने के लिए सीडी पर्याप्त है। तो आप में स्टूल का भी कॉन्सेप्ट क्लियर था, चेयर का भी क्लियर था, सीडी का भी क्लियर था। तब आप इनमें वर्गीकरण कर पाए, इनको सेपरेट सेपरेट समझ पाए, और फिर आपने सीडी को चुना किसके लिए, समस्या के समाधान के लिए। इन सारी चीजों में आपके ब्रेन में, आपके मस्तिष्क में लैंग्वेज भी चल रही है कि मैं ये लाऊं कि ये लाऊं, ये पहुंचेगी, ये नहीं पहुंचेगी, अच्छा ये है ही नहीं मेरे घर में, कहां से लाऊं। तो ये सारा का सारा आपके मस्तिष्क में आंतरिक चलने वाली प्रक्रिया में ये बिंब आपके काम आ रहे हैं, प्रतीक आप में बन रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं, भाषा भी इन सबको जोड़ने का काम कर रही है। दोस्तों ये हो गए चिंतन के साधन। शायद अब आपको बहुत ठीक से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं डिटेल से एक बार फिर समझते हैं चिंतन के साधनों को क्या क्या है, किस किस तरीके से है। बिंब और इमेज, इन्हें हम कहते हैं प्रतिबिंब भी कहते हैं और प्रतिमा भी कहते हैं। देखो क्या लिखा है, पूर्व अनुभूतियों की अस्पष्ट रूप से पुनरुत्पत्ति को ही प्रतिबिंब की संज्ञा दी जाती है। पूर्व अनुभूतियां, अभी मैंने रिसेंटली आपको सीडी का एग्जांपल दिया, तो सीडी को आपने पहले देखा हुआ है, सीडी को आप जानते हैं, पहचानते हैं, उसकी पूर्व अनुभूति मस्तिष्क में है।
जो ही आपने सीडी के बारे में सोचा तुरंत उसका इमेज आपके मस्तिष्क में आ गया। तो ये क्या हो गया, पूर्व अनुभव जो सीडी का आपके मस्तिष्क में था उसकी पुनरुत्पत्ति, मतलब फिर से वह आ गई विचारों में। उसके लिए जो चित्र बना, प्रतिबिंब बना, उसको हम प्रतिबिंब की संज्ञा देते हैं। व्यक्तिगत अनुभव, वस्तुएं, दृश्य तथा प्रतिमाएं ऐसी मानसिक तस्वीरें हैं जिन्हें अनुभव किया जा सकता है। यह सभी चिंतन से संबंधित हैं। किस किस को शामिल करेंगे हम बिंब में? देखो, व्यक्तिगत अनुभव, जैसे आप कहेंगे नहीं पिछली बार जब मेरा बल्ब खराब हो गया था उस कमरे का, तब भी मैंने सीडी का इस्तेमाल किया था। ये क्या है? आपका व्यक्तिगत अनुभव है। जो ही आपको बल्ब लगाने की समस्या आई, नहीं पहुंचने की समस्या आई, तुरंत व्यक्तिगत अनुभव भी तुरंत आपके मस्तिष्क में आ गया, चिंतन की प्रक्रिया में शामिल हो गया। वस्तुएं, जो वस्तु आप काम में ले रहे हैं वो तो है ही सही। दृश्य मतलब सीन, पिछली बार जब आप सीडी लगा रहे थे ना, तो आपने ठीक से उसको सेट नहीं किया था, नीचे गिर गए थे, लग गई थी कोहनी में। इस बार आपको पता है कि पिछली बार मैं गिर गया था, वो दृश्य आपके माइंड में आ गया, मुझे ठीक से सीडी को लगाना है, वो दृश्य हो गया। प्रतिमाएं, वो जो वस्तुएं आपके सामने नहीं है लेकिन आप उसको एक इमेज के रूप में बना रहे हैं, प्रतिमाओं के रूप में बना रहे हैं। ये सब क्या है? ऐसी मानसिक तस्वीरें हैं, सामने नहीं है, मस्तिष्क में बन रही है, इमेज बन रही है, मानसिक तस्वीरें हैं। ये सब क्या करती हैं? चिंतन में शामिल होती हैं, चिंतन से संबंधित, और इन सबको अनुभव किया जा सकता है, प्रत्येक को अनुभव किया जा सकता है। आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के दौरान पूरी तरह से तल्लीन है, पीछे से गेट पे से आपकी बहन ने आके चिल्लाया, अरे भैया तेरे नीचे सांप। जो इसने बोला तेरे नीचे सांप, तुरंत आप अचानक फटाफट पैर ऊपर करेंगे और एकदम डर के खड़े हो जाएंगे, दूर टेबल पे चढ़ जाएंगे और बोलेंगे कहां है बता। वो बोल रही मैं तो मजाक कर रही थी। अब यहां पर क्या हुआ? जो ही उसने कहा तेरे नीचे सांप, तुरंत आपके मस्तिष्क में व्यक्तिगत अनुभव जो पहले के थे वो आ गए। क्या? कि सांप खतरनाक होता है, जहरीला होता है, वो काटने से व्यक्ति मर जाता है। ये तुरंत आप में आ गए। एक वस्तु जो सांप के रूप में वस्तु है, वो आप दृश्य के रूप में उसको देख पाए, मस्तिष्क में सोचे हैं, देखे नहीं है लेकिन मस्तिष्क में एक प्रतिमा आप में बन गई। ये सब क्या है? अभी कुछ है ही नहीं नीचे तो, लेकिन मस्तिष्क में तस्वीर बन गई। और तस्वीर क्या बनी कि हाँ वो मेरे नीचे टेढ़ा मेढ़ा लगा होगा, काले रंग का होगा, बिल्कुल आने ही वाला है, पहुंचने वाला है, पैर तक आने ही वाला है। ये सब मस्तिष्क में बन गया। इन सबको आपने अनुभव भी किया, तभी तो खड़े हुए टेबल पर। अगर अनुभव ही नहीं करते तो डरते भी नहीं और टेबल पर चढ़ते भी नहीं। आपने अनुभव किया, है नहीं लेकिन अनुभव कर लिया, इसीलिए टेबल पे चढ़ गए। तो ये सब की सब भाई चिंतन की प्रक्रिया है। इस तरीके से दैनिक जीवन में लगातार हमारे सामने चिंतन चलता रहता है। चलिए दूसरे साधन की बात करते हैं। दूसरा साधन है सर प्रतीक, चिन्ह या संकेत। किसे कहेंगे प्रतीक, चिन्ह या संकेत? इंग्लिश में सिंबल या साइंस इनको कहते हैं। चिन्ह या प्रतीक वास्तविक वस्तुओं, क्रियाओं एवं अनुभवों का प्रतिस्थापन है। इनमें शब्द, प्रतीक, संख्या एवं चिन्ह शामिल होते हैं। जो वास्तविक है उसका प्रतिस्थापन। मैं कहूं ये बोतल है, तो बोतल तो सामने वास्तविक है, लेकिन अब मैंने क्लास शुरू की, मैं कहता हूं ऑपरेटर से कि भैया बोतल लेके आओ, ना मेरे सामने है ना मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन मैंने कहा बोतल लेके आओ। तो जो प्रत्यक्ष वस्तु है उसका चिन्ह मैंने कहा बोतल लेके आओ, वो लेकर आया। तो ये बोतल जो शब्द है ये क्या है? ये है प्रतीक। किसका? इस बोतल वस्तु का। ठीक है, इसमें क्या है? वस्तुओं के, उसके अलावा क्रियाओं के और अनुभवों के, इन सब के प्रतिस्थापन है। कोई घटना है, मैंने भी रिसेंटली कहा कि सांप काटने से व्यक्ति मर जाता है। ये क्या है? एक घटना है, इवेंट है, पूर्व अनुभव है, वस्तु तो नहीं है ना। सांप अपने आप में वस्तु है। तो ये सब चीजें है नहीं, लेकिन हमारे मस्तिष्क में उनके जो प्रतिस्थापन होते हैं, उनके स्थान पर जो चीजें हमारे मस्तिष्क में वो इमेज लेकर आ जाती हैं, बिंब बना देती हैं, उन्हें कहा जाता है चिन्ह या प्रतीक। ठीक है सर। अभी जो बोर्ड पे लिखा है ये जो है ये भी लिपि के चिन्ह है। मैं जो बोल रहा हूं ध्वनि के चिन्ह है। इशारों से हम किसी चीज को समझाते हैं, वो सारे के सारे चिन्ह हैं। चिन्ह अधिगम सिद्धांत आपने पीछे पढ़ा था, टोलमैन का, याद होगा। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। चिन्हों से हम भाषाओं को सीखते हैं। तो चिन्ह भी मस्तिष्क में बाहरी उद्दीपकों का प्रतिस्थापन होते हैं और चिंतन की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अगला साधन है लैंग्वेज, भाषा। भाषा चिंतन प्रक्रिया के लिए एक सशक्त एवं अत्यंत विकसित साधन है, परंतु भाषा चिंतन में हमेशा सम्मिलित हो ऐसा आवश्यक नहीं है। महत्वपूर्ण साधन है।
आप जब सीडी लगा के बल्ब तक पहुंच रहे हैं, तब इस बीच आप में हो सकता है लैंग्वेज चल रही हो सकता है नहीं चल रही हो। तो प्रत्येक चिंतन की प्रक्रिया में, प्रत्येक चिंतन में लैंग्वेज शामिल हो, भाषा शामिल हो, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मोस्टली शामिल होती है। तो इसे हम कहते हैं एक सशक्त साधन जो अभिव्यक्तियों को विचारों को अभिव्यक्त करने में काम आती है। आप जब विकल्पों का जोड़ तोड़ करते हैं, बिंब के साथ प्रतीकों को जोड़ तोड़ करते हैं, संप्रतियों को जोड़ते हैं, तो उस जोड़ तोड़ में किसका इस्तेमाल होता है? लैंग्वेज का या भाषा का इस्तेमाल होता है सर। अगला है प्रतिज्ञप्ति, संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट। यह एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति बाह्य वातावरण की आंतरिक छवि से जोड़ तोड़ करता है। सक्रिय प्रक्रिया मतलब मानसिक सक्रियता की बात हो रही है, मानसिक सक्रियता। आप सोच रहे हैं कि मैं सीडी लेके आऊं कि चेयर लेके आऊं कि टेबल लेके आऊं। अब ये तीनों आपके मस्तिष्क में चल रहे हैं। आप जानते हैं कि टेबल की हाइट यहां तक है, चेयर की हाइट यहां तक है, सीडी की हाइट यहां तक है। तो ये आप उनके डिफरेंस को जानते हैं, कॉन्सेप्ट को जानते हैं, और वो डिफरेंस और कॉन्सेप्ट जो पूरी तरह से आपके मस्तिष्क में है, वो बाहर की परिस्थिति से जोड़ तोड़ कर रहा है कि सीडी से मैं ठीक पहुंच पाऊंगा, चेयर से नहीं पहुंच पाऊंगा। तो ये कहलाता है कॉन्सेप्ट, जिसमें हम बाहरी वातावरण से उद्दीपकों को, वस्तुओं को, घटनाओं को मस्तिष्क के साथ जोड़ तोड़ करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं। तो ये कहलाता है आपका कॉन्सेप्ट या संप्रत्यय। अब आगे चलते हैं चिंतन के सोपानों की ओर, स्टेप्स ऑफ थिंकिंग। देखिए पहला सोपान क्या है सर? पहला सोपान है समस्या। हमने पीछे पढ़ा था कि चिंतन जो है वो समस्या से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? समस्या से शुरू होता है। व्यक्ति के सामने समस्या हो और उस समस्या का वह समाधान करना चाहता हो, तो फिर उस समाधान के लिए जो मानसिक प्रक्रिया शुरू होती है, बौद्धिक प्रक्रिया शुरू होती है, उसे चिंतन कहा जाता है। तो अगर हम समस्या के साथ चिंतन को जोड़ के समझते हैं तो कौन कौन से सोपान हैं? सबसे पहले जो भी हमारे सामने समस्या है, जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम है, हम उस प्रॉब्लम का क्या करेंगे? उसका आकलन करेंगे। किसका? समस्या का, जो हमारे सामने है उसका आकलन करेंगे। आकलन का मतलब क्या हो जाएगा? हम देखेंगे कि समस्या जो है वो किस तरीके की है, समस्या किस तरीके की है, एग्जैक्टली उसको पहचानेंगे। चलो मैं उसी को लेके एग्जांपल देता हूं आपको, बल्ब लगाने वाली समस्या को लेके ही। आपके सामने बल्ब लगाना है, आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वास्तविक समस्या क्या है। ऊंचाई ज्यादा है और आपका हाथ वहां नहीं पहुंच पा रहा है, यह है वास्तविक समस्या। ऊंचाई का ज्यादा होना वास्तविक समस्या है। तो समस्या का आकलन हो गया ये, जब आप समस्या को क्लियर कट समझ पाते हैं, सही तरीके से समझ पाते हैं। ठीक है, क्लियर कट का मतलब हो गया एग्जैक्ट, आप उसको समझ पाते हैं सही तरीके से। तो ये हो गया उसका आकलन। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ समस्या ये है, मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं। अच्छा, पहुंच नहीं पा रहा हूं तो कितना गैप है, गैप कितना है? 1 फीट का है, 2 फीट का है, 3 फीट का है। आपने कहा कि 2 फीट जो है वो गैप है मेरे हाथ में और बल्ब के होल्डर के बीच में। तो ये क्या होगा? क्लियर कट हो गया। आप केवल 2 फीट के गैप को कवर करने के लिए ही चिंतन शुरू करेंगे, और तब जाके ही आप सही ऐसे वस्तु को ढूंढ पाएंगे जिस पर चढ़कर आप पहुंचे। अदरवाइज आप बदलते रहेंगे, टेबल पर चढ़े फिर हाथ पहुंचाया, चेयर पे चढ़े फिर हाथ पहुंचाया, स्टूल पे चढ़े फिर हाथ पहुंचाया, बाथरूम में जाके वो लेकर आगे उस पर चढ़ के पहुंचा रहे हैं। कब तक ऐसा करते रहोगे? तो पहली चीज क्या हो गई? समस्या का वास्तविक आकलन करना, मतलब क्लियर कट समस्या को समझ पाना। दूसरा क्या है? संबंधित तथ्यों का संकलन, कलेक्शन, कि इस 2 फीट की ऊंचाई को कवर करने के लिए मुझे क्या क्या उपकरण हैं, क्या क्या वस्तुएं हैं, मस्तिष्क में उनका संकलन कर रहे हैं कि स्टूल भी है, चेयर भी है, टेबल भी है, सीडी भी है। ये सब उसका तथ्यों का संकलन हो गया। ठीक, अब उसके बाद आप निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि इन 5-6 चीजों में से सीडी सबसे उपयुक्त है। मैं सीडी पर चढ़ूंगा तो मैं इस 2 फीट की दूरी को कवर कर लूंगा और ये मेरे लिए ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करा? निष्कर्ष व विश्लेषण। जब आप सीढ़ी पर चढ़े, सीढ़ी पर चढ़ने के बाद आपका हाथ बल्ब तक पहुंच गया और आपने बल्ब लगा दिया, चालू कर दिया, अब आपकी समस्या का समाधान हो गया। तो इस पूरी प्रक्रिया के अंत में आपने इस पूरी प्रक्रिया से एक निष्कर्ष निकाला, एनालिसिस किया, क्या कि भविष्य में कभी भी 2 फीट की ऊंचाई वाला कोई भी मुझे काम करना है तो सीढ़ी मुझे लेके आनी है। अब दोबारा जब भी कभी आपको बल्ब लगाना होगा तो आपके मस्तिष्क में ये पहले की प्रक्रिया नहीं चलेगी।
सीधा ही क्या आएगा कि सीडी लानी है और चट के बल्ब लगा देना है। दोबारा अब ये प्रक्रिया अब दोबारा आपके मस्तिष्क में नहीं चलेगी, क्योंकि एक बार आपके मस्तिष्क में हो गई तो आपके मस्तिष्क में वो प्रक्रिया पूरी तरह बन गई संप्रत्यय के रूप में। आपने देखा, हम जब पीछे पढ़ रहे थे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, कोहलर का सिद्धांत पढ़ रहे थे, तो कोहलर के सिद्धांत में पहली बार जब सुल्तान का हाथ केले तक नहीं पहुंचा तो उसने सारे विकल्पों को अपनाया, लेकिन अगले दिन जब उसके सामने समस्या आई तो जो विकल्प उसने कल अपनाया था उसके ऊपर चिंतन करने के बजाय सीधा उसको उठाकर लाता है और चढ़ता है। अब जब इससे भी नहीं पहुंचा तो फिर नई समस्या शुरू हो गई, उस पर चिंतन शुरू होता है। तो याद रखिए, जब भी चिंतन की प्रक्रिया में हम किसी समस्या के समाधान तक पहुंच जाते हैं या फिर चिंतन की प्रक्रिया पूरी हमारे मस्तिष्क में बन चुकी होती है, तो उसके अंत में समस्या के समाधान के पश्चात हमारे मस्तिष्क में जो विश्लेषण बनते हैं, जो अनुभव इकट्ठे होते हैं, वो अगली समस्या में तुरंत अचानक प्रकट हो जाते हैं। इसे ही अंतर्दृष्टि कहा था पीछे कोहलर ने, याद करो आप। अब यहां पर थोड़ा और मैं इसको जोड़ता हूं आपकी डेली लाइफ के साथ। मैं लगातार जोर देता हूं बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, हर बार कहता हूं जितने ज्यादा आप हो सके ऑब्जेक्टिव सोल्व करो। क्यों कहता हूं? इसलिए कहता हूं कि जब आप किसी ऑब्जेक्टिव को सोल्व कर रहे हो तो यह प्रक्रिया आपके मस्तिष्क में चलती है, ये सोपान आपके ब्रेन में चलते हैं, और किसी एक क्वेश्चन में ये सारे सोपान आप में हो गए, ये प्रक्रिया पूरी चल गई और आप सही आंसर तक पहुंच गए। अब दोबारा जीवन में जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो ये प्रक्रिया मस्तिष्क में दोबारा उस तरीके से नहीं चलेगी जैसी पहली बार चली थी। इमीडिएट आपका मस्तिष्क यहां आ जाएगा और आप निष्कर्ष और विश्लेषण को हम कहेंगे पूर्व अनुभव या समस्या का समाधान, इसका सहारा लेकर, इस नॉलेज पूर्व ज्ञान का सहारा लेकर इमीडिएट क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। इसलिए जितनी ज्यादा चिंतन की प्रक्रिया मस्तिष्क में चलेगी, जितने ज्यादा चिंतन के सोपान आपके ब्रेन में बार बार रिपीट होंगे, उतनी ही ज्यादा एक्सीलेंस आप में आएगी, उतनी ज्यादा दक्षता और कुशलता क्वेश्चंस को सोल्व करने की आप में आएगी। और यही एक अचूक तरीका है कंपटीशन में सक्सेस पाने का, मेरे सब्जेक्ट में। बाकी का मुझे नहीं पता, मैं मेरे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। आगे चलें। चिंतन के प्रभावक तत्व, कौन कौन से तत्व हैं जो चिंतन को प्रभावित करते हैं साथियों? चिंतन बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है, ज्ञानात्मक प्रक्रिया है, समस्या के समाधान की ओर लेकर जाती है, आंतरिक प्रक्रिया है, अदृश्य व्यवहार है। चिंतन दैनिक जीवन में रोजाना निरंतर चलता रहता है। चिंतन की प्रक्रिया को समझना, व्यवहार में अप्लाई करना और इसके द्वारा समस्याओं के समाधान करने की योग्यता व्यक्तित्व का सर्वोच्च गुण है, सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे व्यक्तित्व में चिंतन की प्रक्रिया शामिल हो, मेरी चिंतन की प्रक्रिया बहुत मजबूत, सकारात्मक और परिणाम तक जाने वाली हो, तो उन सारे तत्वों को समझना होगा जो चिंतन की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। चिंतन की प्रक्रिया को कम भी कर सकते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं, उसको बल भी प्रदान कर सकते हैं तो उसको वीक या कमजोर भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें चिंतन की प्रक्रिया के प्रभावक तत्वों को जानना जरूरी है, क्योंकि हम हमारी चिंतन की प्रक्रिया को मजबूत बनाना चाहते हैं और बाद में लेटर वी वांट टू डेवलप थिंकिंग प्रोसेस प्रॉपर्ली इन आवर लर्नर्स। हमारे बच्चों के साथ भी हम चिंतन की प्रक्रिया को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो हमें उन सारे प्रभावक तत्वों को जानना होगा जो चिंतन की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं मुख्य भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, पहला है मोटिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। पीछे मैंने पढ़ा था मोटिवेशन इज द की, मोटिवेशन इज द हार्ट ऑफ लर्निंग। सीखने की प्रक्रिया का हृदय जो है, की जो है, वो मोटिवेशन होता है। और वास्तविक शिक्षक होता ही वही है जो मोटिवेट करता है, क्योंकि मोटिवेट करके आप बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को चालू कर सकते हैं। मैंने पहले एग्जाम्पल दिया है कई बार कि शिक्षक अगर बच्चों को चाहता है कि मैं पूरा सिखा दूं, मैं पूरा पढ़ा दूं, तो यह संभव नहीं है, वो फिर हार्डवर्क कर रहा है। शिक्षक का काम केवल बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को चालू करने का है, सीखने की प्रक्रिया को जारी रखवाने का है, सीखने की प्रक्रिया को लक्ष्य तक पहुंचाने का है, सीखने की प्रक्रिया को करने का नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सीखने की प्रक्रिया बालक में स्वयं में होगी, वह स्वयं ही सीखेगा, आप उसको नहीं सिखा सकते हैं। आप तो केवल प्रक्रिया को चालू करते हैं, उसको जारी रखते हैं और लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। इस बीच में कहीं भी कोई आवश्यकता होती है तो सुविधा प्रदाता के रूप में, फैसिलिटेटर के रूप में आपकी भूमिका निभाते हैं। अगर ऐसी थिंकिंग आप में है तो सही मायने में आप शिक्षक हैं। ये तब होगा जब आप मोटिवेशन को काम में लेंगे, अभिप्रेरणा को काम में लेंगे, क्योंकि अभिप्रेरणा से बालक में स्वयं में चिंतन की प्रक्रिया शुरू होती है। दूसरा है जीवन से संबंध।
चिंतन की प्रक्रिया का जीवन से संबंध होना चाहिए, तब जाकर तार्किक होगी, तब जाकर वास्तविक होगी, तब जाकर उसमें बिंब बनेंगे, प्रतीक बनेंगे, संप्रत्यय काम में आएंगे, भाषा काम में आएंगी। अगर वास्तविक ही नहीं है, जीवन से प्रत्यक्ष उसका संबंध ही नहीं है, जीवन से उसका कनेक्शन ही नहीं है, तो वह प्रक्रिया जो है उस लेवल पर नहीं बन पाएगी जिस लेवल पर जीवन से संबंध वाली चीजों की प्रक्रिया बन पाती है। इसीलिए जब भी एग्जाम्पल देते हैं आप किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर, तो ऐसे एग्जाम्पल देने चाहिए जिनका जीवन से संबंध हो। आप मेरे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं, आप देखते हैं मैं जब भी किसी कॉन्सेप्ट को समझाता हूं तो बिल्कुल सिंपल व्यवहार के सादा और ऐसे एग्जाम्पल लेकर आता हूं जो तुरंत आपके मस्तिष्क में बन जाते हैं और आप एकदम जोड़ते हैं हाँ ऐसा होता ही है। अभी बल्ब लगाना और सीढ़ी पर पहुंचना रोजाना आपके जीवन में ये सब होता है। अभी आप ही तो हो बल्ब लगाने वाले घर में, तो ये सारी चीजें रोजाना आपके जीवन में चलती रहती हैं। तो सीखने के दौरान, चिंतन विकसित करने के दौरान जो एग्जाम्पल आप दो, जो भी कंटेंट आप काम में लो, सीखने की प्रक्रिया में चिंतन को शामिल करो, तो ऐसी चीजें होनी चाहिए जो जीवन से संबंधित हों। ठीक है, आप TLM अपनाते हो, कंटेंट बनाते हो, गतिविधियां तैयार करते हो बच्चों के लिए, प्रक्रिया अपनाते हो, वो सब की सब कैसी हो जिनका जीवन से संबंध हो, तब जाकर कहीं वास्तविक और तार्किक चिंतन बच्चों में बन पाएगा, नहीं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रुचि पैदा करके भी हम चिंतन की प्रक्रिया को शामिल कर सकते हैं। सीखने की प्रक्रिया ऐसी हो जिसमें रुचि हो। अभी हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो साइकोलॉजी बड़ा थोड़ा मुश्किल सा विषय माना जाता है, लेकिन मैं कहता हूं इससे बढ़िया सब्जेक्ट दुनिया में कोई है ही नहीं। कोई भी सब्जेक्ट ले लो, उसके लिए किसी बाहरी उद्दीपक की आवश्यकता होती है, बाहरी सहारे की आवश्यकता होती है, लेकिन ये ऐसा हमारा सब्जेक्ट जिसके लिए कुछ बाहरी चाहिए ही नहीं, अपने आप में ही है। मैं खुद ही अपने आप में साइकोलॉजी हूं, आप खुद अपने आप में साइकोलॉजी हो। आप उठने से लेकर सोने तक जहां जहां जाते हो, उठते हो, घूमते हो, फिरते हो, सोते हो, ये सबकी सभी साइकोलॉजी है। आप सो रहे हो, चेतन काम कर रहा है, जाग रहे हो, चेतन में आ गए, बोल रहे हो, भाषा काम कर रही है, लोगों से बात कर रहे हो, सामाजिक विकास आपका हो रहा है। आप मेरे साथ सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, संज्ञानात्मक विकास आपका हो रहा है। आप मेरी बात को सुन के सीखना शुरू करते हो, आप में मोटिवेशन हो गया, आप समस्या के समाधान पहुंचते हो, चिंतन हो गया। बताओ क्या चाहिए आपको, कितना जबरदस्त सब्जेक्ट है। तो ये सब क्या हुआ, साइकोलॉजी को मैंने इस तरीके से आपके साथ कनेक्ट करके रुचि पैदा कर दी, तो अब आप इसको आसानी से सीख सकते हैं। तो जब भी आप चिंतन विकसित करना चाहो बच्चों में, यू शुड डेवलप इंटरेस्ट इन द कंटेंट इन द टॉपिक। नेक्स्ट है बुद्धि। बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में, अधिगम में, चिंतन में, क्योंकि चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष के साथ संबंध रखता है, समस्या के समाधान के साथ संबंध रखता है, और चिंतन जो है बुद्धि के साथ समस्या के समाधान की ओर जाता है साथियों। तो बुद्धि बहुत प्रभावक तत्व है। अब देखो यहां पर हम क्या कर सकते हैं। आप कहेंगे साहब मैं जिन बच्चों के साथ में काम कर रहा हूं उनकी तो बुद्धि कमजोर है, मैं कैसे चिंतन बनाऊं। जी नहीं, बुद्धि हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा वास्तव में बुद्धि का कॉन्सेप्ट होता क्या है। लेकिन हम समाज में, परिवार में, स्कूल में, हमारे व्यवहार में, परिवेश में जो बुद्धि को मान बैठे हैं, असल में बुद्धि वो नहीं है, थोड़ा उससे पृथक है। हम बात करेंगे आगे जब टॉपिक आएगा। बुद्धि हर बालक में बराबर नहीं होती है। बुद्धि के आंकड़ों में हर बालक उच्च स्तर पे नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर एवरेज। अधिकतम दुनिया में लोग सामान्य बुद्धि वाले होते हैं। बहुत उच्च वाले भी कम होते हैं तो निम्न वाले भी कम होते हैं। हमारे साथ जो समूह है बच्चों का, उस समूह की बुद्धि का स्तर क्या है, एक शिक्षक होने के नाते हम उसको एक मोटा मोटा आइडिया लगा पाते हैं। पूरी तरह से आंकड़े पता करना जरूरी नहीं है। एक अनुमान आपको हो कि हाँ ये बच्चा प्रतिभाशाली है, ये सामान्य है, ये थोड़ा सा मंद है। अब जो मंद बुद्धि बच्चा है उसके भी आपको चिंतन की प्रक्रिया शुरू करनी है। तो मंद बुद्धि बच्चे के साथ चिंतन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आप जो कंटेंट तैयार करेंगे, जो विषय वस्तु सामग्री या प्रक्रिया बनाएंगे, वो उसके लेवल की होनी चाहिए, तो उस बच्चे में भी चिंतन होगा। अच्छा, यही प्रक्रिया आप प्रतिभाशाली बच्चे के अप्लाई करेंगे तो चिंतन नहीं होगा, बोलेगा ये तो मुझे आता है। सर क्या पूछ रहे हो आप? आपने 5 क्वेश्चन मंदबुद्धि बच्चे के लिए बनाए, वही क्वेश्चन अगर आपने प्रतिभाशाली बच्चे से पूछ लिए तो उसकी रुचि ही नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? वो तो बहुत हल्के क्वेश्चन उसके लिए, बोलेगा ये कोई क्वेश्चन है क्या एग्जाम में पूछने के। अच्छा, जो क्वेश्चन आपने प्रतिभाशाली के लिए बनाए वही क्वेश्चन आपने मंदबुद्धि बच्चे से पूछ लिए, एक भी उसको नहीं आएगा। तो यहां पर बुद्धि की संकल्पना एक शिक्षक को पता होनी चाहिए कि किसकी बुद्धि का स्तर क्या है, उसी स्तर की समस्या उसके सामने बनाई जाए, क्योंकि समस्या बनेगी तो चिंतन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसलिए बुद्धि भी महत्वपूर्ण कारक होता है चिंतन की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला। पूर्व ग्रहों से स्वतंत्रता, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पूर्वाग्रह, ये पूर्वाग्रह है। देखो, पूर्वाग्रह का मतलब होता है प्री जजेस या
प्लीज नहीं कहेंगे हम इसको। पूर्व ग्रह का मतलब होता है हमारे पूर्व के अनुभव, हमारे पूर्व के अनुभव। एक व्यक्ति है जिसने साइकिल चलाई और गिर गया, घुटने छिल गए। अब जब भी उसके सामने साइकिल आती है वो तुरंत बोलता नहीं नहीं ये मुझे नहीं चलानी, मुझे पता है इस पर बैठने से गिरते हैं, घुटने छिलते हैं, मुझे इसके हाथ भी नहीं लगाना, मैं पीछे बैठ जाऊंगा, कुछ भी कर लूंगा लेकिन साइकिल नहीं चलाऊंगा। अब साइकिल क्यों नहीं चला रहा वो? क्योंकि उसमें पूर्वाग्रह हैं, उसके पहले के ऐसे नकारात्मक अनुभव हैं जो अब उसको साइकिल चलाने से रोक रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, उसने साइकिल चलाने की सोची ही नहीं, साइकिल चलाना ही नहीं चाहता, साइकिल चलाना सीखना ही नहीं चाहता, तो साइकिल चलाने की समस्या पर चिंतन शुरू होगा क्या? नहीं ना। साइकिल चलाना उसको नहीं आता, ये उसकी समस्या है। अब वो सीखना चाहता है, सीखना चाहता है तो चिंतन शुरू होगा, समस्या के समाधान के लिए चिंतन शुरू होगा। वो सोचेगा कि ये बड़ी साइकिल है, मैं छोटी लेके आता हूं, या किसी दोस्त को बुलाता हूं, वो मेरी मदद करेगा, किसी सहारे के साथ खड़ा होकर चढ़ता हूं, कोई बात नहीं, धीरे चलाऊंगा, ब्रेक लगाऊंगा, मैं समझूंगा, सीखूंगा, गौर से देखूंगा। तो ये सब उसमें विचार आएंगे, चिंतन होगा। लेकिन कब होगा? जब वो सीखना चाहेगा। उसने पूर्वाग्रह बना लिया कि नहीं मैं तो बस बैठ ही नहीं सकता, मैं तो चला ही नहीं सकता, तो फिर वो कैसे सीखेगा? दुनिया का मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की हैं जो इस बीमारी से जकड़े हुए हैं, पूर्वाग्रह है उनके अंदर। एक बालक ने 2 बार नीट का एग्जाम दिया, दोनों बार 60 के नीचे रह गया। अब उसने घोषणा कर दी कि मैं तो 60 क्रॉस कर ही नहीं सकता। अब दोबारा जब भी अगली बार नीट का एग्जाम होगा वो उसी तरीके से लेगा, क्योंकि वो क्या है? पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। पता लगा इस बार तो पेपर बहुत आसान आ गया और हर कोई 60-70 क्रॉस कर गया और क्वालिफाई कर गया। वो सिर्फ इसीलिए अटेंड नहीं किया उसने क्योंकि उसमें पहले से पूर्वाग्रह बना हुआ था कि नहीं मैं तो एग्जाम पास कर ही नहीं सकता हूं। माइंड सेट भी कहते हैं इसको। तो हम किसी भी चीज के बारे में सोचेंगे, विचारेंगे, समस्या के समाधान पर कब जाएंगे? जब हमारे मस्तिष्क में पूर्वाग्रह नहीं होंगे। तो पहले के जो नकारात्मक अनुभव हैं, पहले के किसी भी काम को नहीं करने के, फेलियर के जो एक्सपीरियंस हैं, उनसे स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो बीच में नहीं आने चाहिए। तब जाकर चिंतन की प्रक्रिया शुरू होगी, चिंतन होगा, वरना चिंतन नहीं हो पाएगा। तो आज के बाद याद रखिए, कोई भी कंटेंट, कोई भी विषय, कोई भी कार्य, कोई भी गतिविधि जिसमें आप अब तक फेल हुए हैं, अब तक उसको अचीव नहीं कर पाए हैं, अब तक आपका वहां बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं है, अचीवमेंट नहीं है, उस बात को कभी भी दोबारा मस्तिष्क में नहीं लाएं। उस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले उस बात को विचार में नहीं लाएं, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो हम पूर्वाग्रह से स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे, और स्वतंत्र नहीं हो पाए तो प्रक्रिया ही शुरू नहीं होगी सीखने की या चिंतन की। अनुभव, पहले के अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट हैं सीखने की प्रक्रिया में, चिंतन की प्रक्रिया में। मैंने आपसे कहा कि जो मस्तिष्क में पहले के बिंब होते हैं वो बाहर की चीजों के साथ कनेक्शन बनाते हैं, जुड़ते हैं, तब जाके फिर चिंतन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो पूर्व के अनुभव वो जरूरी हैं। मैंने रिसेंटली आपसे कहा, जब भी किसी क्वेश्चन को आप हल करते हो तो उस क्वेश्चन को हल करने की जो प्रक्रिया है वो मस्तिष्क में बन चुकी होती है। अब दोबारा जब इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो जो पिछली बार आपके मन में, मस्तिष्क में प्रक्रिया बनी थी, वो अनुभव के रूप में तुरंत आपकी मदद करेगी और आप फटाफट से उसका आंसर निकाल दोगे। पहली बार किसी क्वेश्चन को हल करने में आपको 5 मिनट लगे थे, अगर ऐसा ही क्वेश्चन दोबारा आपको मिलता है तो इस बार 5 मिनट कभी भी नहीं लगेंगे। हो सकता है 2 मिनट में हो जाए, हो सकता है 1 मिनट में हो जाए, 4.5 मिनट भी लगो, लेकिन अब पहले से कम समय लगेगा। जितनी बार आपने प्रैक्टिस की उतनी बार अनुभव बढ़ते चले गए और उस प्रक्रिया को, जो चिंतन की प्रक्रिया थी, उसका समय घटता चला गया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जितनी बार आपने प्रैक्टिस की उतनी बार चिंतन की प्रक्रिया का समय कम होता चला जाता है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में कुछ बच्चे होते हैं जो पूरे 150 क्वेश्चन को फटाफट से पूरा कर लेते हैं, कुछ बच्चे हैं जिनका समय कम पड़ जाता है। समय कम किनका पड़ता है? जिनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती, इसलिए चिंतन की प्रक्रिया में समय ज्यादा लगता है। पर्याप्त समय में कौन कर लेते हैं, समय से पहले कौन कर लेते हैं? जिनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, जिनकी चिंतन की प्रक्रिया में समय कम लगता है। तो चिंतन की प्रक्रिया हो और उसमें कम समय लगे, इसके लिए लगातार प्रैक्टिस करना जरूरी होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। क्यों? क्योंकि अनुभव के रूप में वो संगठित हो जाते हैं। संवेग बहुत इंपॉर्टेंट है। संवेग हमारी विचारों की प्रक्रिया को प्रभावी कर देते हैं तो बाधित भी कर देते हैं। आपने जो ही क्वेश्चन पेपर को देखा, क्वेश्चन पेपर को देखते आपने देखा शुरुआत में ही शुरुआती क्वेश्चन ही हमारे सीडीपी के आते हैं। कुछ बच्चे जिन्होंने आरपी सर के साथ नहीं पढ़ा साइकोलॉजी को, वो
3, 4, 5, 6 क्वेश्चन देखेंगे एक भी नहीं आएगा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सभी कर सकते हैं, सभी को आता है। तो मान लीजिए किसी एक्स बालक को 3, 4, 5 क्वेश्चन देखे, 3, 4, 5 ही नहीं आए, अब तुरंत उसके मस्तिष्क में एक परेशानी पैदा हो गई कि अगर यही हालत रही तो मेरा क्या होगा, मैं तो एग्जाम पास ही नहीं कर पाऊंगा। उसने उनको छोड़ा, फिर आगे देखा, आगे से 15, 1 से लेके 15 तक एक भी क्वेश्चन उसको नहीं आया। अब आई गारंटीड कि आगे के जो 135 क्वेश्चन बचे हुए हैं उन पर भी उसकी परफॉर्मेंस 20% रिड्यूस हो गई, 20% उसकी परफॉर्मेंस की क्षमता वहीं पर कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि अगले 2 ही घंटे तो आपको एग्जाम के लिए मिले हैं। इन 2 घंटे में आपका जो मेंटल पोर्शन है, आपकी सोचने की प्रक्रिया है, आपकी मनोदशा है, मनोस्थिति है, अगर वो उच्च स्तर पे है, मोटिवेटेड हैं, पॉजिटिव हैं, तो आपकी चिंतन की प्रक्रिया बहुत तेजी के साथ में होगी और सही दिशा में होगी। अगर सही दिशा में, तेजी के साथ में हो रही है तो हर क्वेश्चन का आंसर आपका सही होगा। अगर आप तनाव में आ गए, दबाव में आ गए, परेशानी में आ गए, चिंता में आ गए, क्रोध आ गया, भूख लगी है, ठीक है, ऐसी कोई भी परेशानी है जो नकारात्मक संवेग से संबंध रखती है, तो आपकी चिंतन की प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। और जो ही चिंतन की प्रक्रिया बाधित हुई, परफॉर्मेंस सामने है वो प्रभावित हो जाएगा। और परफॉर्मेंस प्रभावित हुआ, इसका मतलब मेरिट में कहीं नाम नहीं मिलना है। इसीलिए जब भी आप किसी एग्जाम में बैठो, सबसे पहले उस पोर्शन को सोल्व करो तो सबसे अच्छा आपको आता हो। उससे क्या होगा, आप में पॉजिटिव संवेग बनेंगे, सकारात्मक संवेग बनेंगे, आप में वो सेल्फ असेसन पीछे पढ़ने पड़ा था, स्वाभिमान, आत्मगौरव का अपने पीछे पड़ा था मैकडूगल जब पढ़ रहे थे। तो आत्मगौरव आप में बनेगा। आपने 15 क्वेश्चन ऐसे शुरू में किए जो आपको बहुत अच्छे आते हैं और 15 में से 12 आपको सही से आ गए, तो ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर चला जाएगा कि वेरी गुड, मेरे 12 सही हो गए, अब तो मेरे सारे सही होने हैं। तो अगले 2 घंटे आपका मनोदशा, मनोस्थिति सही रहेगी और सारे के सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। और गड़बड़ हो गई तो गड़बड़ हो गया। इसीलिए नकारात्मक संवेग जो होते हैं, ये नकारात्मक संवेग चिंतन की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अगर हम बात करें चिंतन को, तो जो सकारात्मक संवेग होते हैं, कौन से सकारात्मक संवेग होते हैं, वो प्रक्रिया को तेज करते हैं, चिंतन की प्रक्रिया को तेज करते हैं। और जो नकारात्मक संवेग होते हैं वो चिंतन की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए संवेगों को चिंतन के प्रभावित तत्वों में भी शामिल किया है। अब हम आगे बात करते हैं चिंतन के प्रकारों को लेकर, काइंड्स ऑफ थिंकिंग्स। दोस्तों, चिंतन के प्रकारों में पहला है प्रत्यक्षात्मक चिंतन। पीछे मैंने आपको बताया प्रत्यक्षात्मक चिंतन किसको कहेंगे, प्रत्यक्ष की वस्तुओं को देखकर ज्ञानेंद्रियों के अनुभवों से जो चिंतन होता है वो प्रत्यक्षात्मक हो गया। कल्पनात्मक या स्वली चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन जो कल्पनाओं के साथ होता है, जिसमें तर्क नहीं होते हैं, वस्तुएं उद्दीपक मौजूद नहीं होते हैं, उनको लेकर चिंतन होता है। प्रत्यात्मक या विचारात्मक जो कॉन्सेप्ट्स को लेकर होता है, संप्रत्तियों को लेकर होता है, सकारात्मक तर्क वितर्क के विचारों को लेकर होता है, वो प्रत्यात्मक हो गया। तार्किक चिंतन या यथार्थवादी चिंतन जो समस्या समाधान की ओर लेकर जाता है, जिसमें तर्क शामिल होता है, वास्तविकता शामिल होती है, यथार्थवादिता शामिल होती है, यही सबसे उच्च स्तरीय और सार्थक चिंतन होता है जो समस्या समाधान की ओर लेकर जाता है। तो ये मुख्यतः हमारे चिंतन के प्रकार हैं। देखिए, एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है जिक्वाडो रूक ने 1977 में चिंतन को मुख्यतः 2 भागों में बांटा है। पहला स्वली चिंतन, दूसरा यथार्थवादी चिंतन। यथार्थवादी चिंतन कौन सा, जो समस्या का समाधान करता है। ठीक है, इसको हम वास्तविक चिंतन भी कहते हैं, तार्किक चिंतन भी कहते हैं। और स्वली चिंतन जो कल्पनाओं में होता है, जिससे समस्या का समाधान हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। अब देखो, समझते हैं क्या है काल्पनिक चिंतन। काल्पनिक चिंतन या स्वली चिंतन, जिसको इंग्लिश में कहेंगे ऑटिस्टिक थिंकिंग। काल्पनिक चिंतन में व्यक्ति अपनी काल्पनिक इच्छाओं व विचारों की अभिव्यक्ति करता है। यह उद्दीपक वस्तुओं या पदार्थों के उपस्थित नहीं होने पर होने वाला चिंतन है, जैसे स्वप्न, चित्र तथा अभिलाषा आदि काल्पनिक चिंतन के उदाहरण हैं। युवा जो होते हैं, किशोर जो होते हैं, वो काल्पनिक चिंतन में रहते हैं, कल्पनाओं में चिंतन करते रहते हैं, स्वप्न लोक में चिंतन करते रहते हैं। याद करो, आपके एक स्टेटमेंट अपन ने पढ़ा था, जब किशोर पढ़ रहे थे, कल्पना जगत में विचरण करते हैं। ठीक है, तो काल्पनिक चिंतन जो है वो किशोरों में ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है, चीजें उद्दीपक उपस्थित नहीं होते हैं, उनके बारे में भी व्यक्ति कल्पनाओं में विचरण करता है। जैसे स्वप्न हो गया, काल्पनिक चिंतन है, स्वप्न के चित्र हो गए, अभिलाषाएं हो गई। आप कई बार मूवीज देखते हैं, तो मूवीज में क्या है, मान लीजिए हीरो
को हीरोइन ने कहा कि चलो चाय पीते हैं, लिफ्ट दे दी थोड़ी सी चाय पीने की। दोनों चाय पीने बैठे, आमने सामने बैठे हुए हैं, चाय का कप आ गया, वेटर चला गया। एक बार आंखें आई से आईज कांटेक्ट हुई, आंखों से आंखें मिली और तुरंत कप हाथ में है, बैठे वही हैं और पहुंच गए मनाली और वहां जाके गाना गाने लगे पहाड़ों में, सावन आ गया। तो ये क्या है? काल्पनिक चिंतन है कुछ भी नहीं ना। आपके हाथ में कप है, रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, अभी आगे कुछ नहीं कहा, सिर्फ चाय की हाँ करी है उसने और कुछ नहीं बोला आगे। इतने में तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए। इस तरह के चिंतनों कहते हैं कल्पनात्मक चिंतन या फिर स्वली चिंतन। दोस्तों दूसरा है तार्किक चिंतन या यथार्थवादी चिंतन, रियलिस्टिक। इसको बोलते हैं रियलिस्टिक, जो वास्तविक होता है, समस्या के समाधान से जुड़ा होता है। इसका संबंध वास्तविकताओं से होता है तथा इसमें समस्याओं का समाधान निहित होता है। मनोवैज्ञानिकों ने तार्किक चिंतन को दो भागों में बांटा है। पहला कौन सा? अभिसारी या निगमनात्मक, दूसरा अपसारी या आगमनात्मक, तीसरा आलोचनात्मक। समझते हैं कौन कौन सा है। देखिए पहला है अभिसारी या निगमनात्मक चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग। यहां से क्वेश्चन बनते हैं कई बार। अभिसारी चिंतन को थोड़ा मैं समझाता हूं, फिर आगे बात करेंगे अपन। देखो चिंतन जो होता है वो दो तरीके से काम करता है, एक केंद्र से बाहर की ओर, दूसरा बाहर से केंद्र की ओर। जब हम किसी भी एक चिंतन की प्रक्रिया में विभिन्न चीजों का सहारा लेकर किसी भी एक प्रश्न का विभिन्न उत्तर के माध्यम से समाधान खोजते हैं, थोड़ा व्यापक दृष्टिकोण से सोचते हैं, सृजनात्मकता शामिल होती है, कई सारे विकल्प शामिल होते हैं, तो इस तरह के चिंतन को कहा जाता है अभिसारी चिंतन या निगमनात्मक चिंतन। देखिए अभिसारी चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों के आधार पर किसी सही निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। जब बालक की बुद्धि किसी भी विषय को लेकर यांत्रिक रूप से एक निश्चित उत्तर की प्राप्ति कर लेती है तो उसे अभिसारी चिंतन कहा जाता है। इसमें चिंतन बाहर से केंद्र की ओर होता है, इसलिए इसे केंद्राभिमुखी चिंतन भी कहते हैं। इसमें चिंतन एक समस्या के लिए एक समाधान की दिशा में काम करता है, जैसे नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति ने प्राप्त किया है। अभी मैंने जो एक्सप्लेनेशन किया था वो अपसारी चिंतन का था, जहां हम अनेक समाधानों की बात करते हैं, जहां हम केंद्र से बाहर की ओर जाते हैं, ठीक है, सृजनात्मकता होती है, वो अपसारी चिंतन होता है। अभिसारी चिंतन जो होता है वो बाहर से केंद्र की ओर होता है, जिसमें एक समस्या का एक ही समाधान हम लिए होते हैं। देखिए पहला बिंदु क्या है। अभिसारी चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों के आधार पर किसी सही निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। यहां तथ्य दिए होते हैं, उन तथ्यों के साथ ही चिंतन जुड़ा होता है, उससे बाहर, उससे परे नहीं जाता है। बालक की बुद्धि किसी भी विषय को लेकर यांत्रिक रूप से निश्चित उत्तर की प्राप्ति कर लेती है तो उसे अभिसारी चिंतन कहा जाता है। यांत्रिक रूप से मतलब कैसे? जैसे भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है। अब यहां पर बुद्धि मशीन की तरह से डायरेक्ट एक ही व्यक्ति के लिए बात करेगी, विकल्प पे नहीं जाएगी, सृजनात्मकता पर नहीं जाएगी, क्योंकि राष्ट्रपति एक ही है, पिताजी जो है उनका नाम एक ही है। इसमें चिंतन बाहर से केंद्र की ओर होता है, इसलिए इसे केंद्राभिमुखी चिंतन भी कहते हैं। बाहर से केंद्र की मतलब केंद्र जो है वो एक है, इससे फटाफट बाहर से केंद्र की मतलब एक जगह निश्चितता होती है। इसमें चिंतन एक सामान्य समस्या के लिए एक समाधान की दिशा में काम करता है, एक समस्या का एक ही समाधान, इसलिए इसको अभिसारी चिंतन कहते हैं। जैसे नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला है, तो जो ही नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे, अगर भारतीय की पूछें, पहला पूछें 2020 का किसको मिला है, तो तुरंत क्या होगा, एक ही व्यक्ति का नाम आएगा। यहां बुद्धि जो है वो व्यापक तरीके से नहीं सोचेगी, अलग अलग विकल्पों पे नहीं जाएगी, सृजनात्मकता उसमें शामिल नहीं होगी, फेल के काम नहीं करेगी। जहां फेल के काम नहीं करती है वो अभिसारी चिंतन कहलाता है, निगमनात्मक चिंतन कहलाता है। दूसरा दोस्तों अपसारी या फिर आगमनात्मक चिंतन या फिर सृजनात्मक चिंतन, क्रिएटिव थिंकिंग इसको कहते हैं। इस चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से नए तथ्य जोड़कर निष्कर्ष निकालता है। पीछे तो क्या था अभिसारी में, तो दिए गए तथ्यों से ही निष्कर्ष निकालता है, उससे बाहर नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन ये उसका विपरीत हो गया, उससे अलग हो गया। जो दिए गए तथ्य हैं वो तो है ही, उनके अलावा अन्य तथ्य भी जोड़ता है चिंतन की प्रक्रिया में, ठीक है। दूसरा बिंदु क्या है, जब तक व्यक्ति इन नए तथ्यों को अपनी ओर से उसमें शामिल नहीं करता या उसमें नहीं जोड़ता, अर्थात इन तथ्यों का सर्जन नहीं करता, समस्या समाधान नहीं हो पाता है। क्योंकि यहां नई चीजें जोड़नी है, नए तथ्य जोड़ने हैं, नई प्रक्रिया को शामिल करना है, नए विकल्पों पर जाना है, इसीलिए उनका सर्जन होना जरूरी है, तब जाके समस्या का समाधान होगा। लेकिन जो पीछे वाला था वहां दिए हुए तथ्यों के साथ ही समस्या तक जाना है, यंत्र की तरह से निश्चित उत्तर की ओर जाना है,
ये दोनों में डिफरेंस है। तीसरे की बात करें नेक्स्ट बिंदु की, जब बालक की बुद्धि किसी भी विषय को लेकर क्यों का चिंतन करती है तो उसे अपसारी चिंतन कहा जाता है। अभिसारी में तो क्या होता है, क्या, यह क्या है, कौन है, एक निश्चित उत्तर की ओर जाते हैं, लेकिन यहां क्यों है। जब क्यों आ गया तो सोचने पे मजबूर होते हैं, कारण की ओर जाते हैं। जब कारण की ओर जाते हैं तो कारण एक नहीं होता, कई सारे कारण होते हैं, विचार के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो जब व्यक्ति की बुद्धि किसी समस्या के क्यों की ओर जाती है, क्योंकि समाधान की ओर जाती है, तो उसे कहा जाता है दोस्तों अपसारी चिंतन। इस चिंतन में एक समस्या के अनेक समाधान की ओर मस्तिष्क विचार करता है, बुद्धि विचार करती है या फिर व्यक्ति अग्रसर होता है। इसे केंद्र विमुखी चिंतन भी कहते हैं। जैसे पक्षी आकाश में क्यों उड़ते हैं, तो इस प्रश्न के कई सारे आंसर हो सकते हैं। तो ये केंद्र विमुखी है, केंद्र से बाहर की ओर जा रहा है। और जब केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से विमुख है, केंद्र से विमुख है, बाहर की ओर जा रहा है, तो बाहर तो कई सारे विकल्प हैं। और वो था केंद्र अभिमुखी, केंद्र की ओर जा रहा था, तो केंद्र तो एक ही है, निश्चितता है। तो जहां निश्चितता होती है, एक ही केंद्र होता है, केंद्र अभिमुखी होता है, वो हो गया अभिसारी चिंतन। और जहां केंद्र विमुखी होता है, केंद्र से बाहर की ओर जाता है, अनेक विकल्पों पर विचार करते हैं, केवल दिए हुए तथ्यों पर ही हम काम नहीं करते हैं, अनेक विकल्पों के साथ समस्या के समाधान की ओर जाते हैं, तो वो कहलाता है फिर हमारा अपसारी चिंतन। अग है आलोचनात्मक चिंतन, इवेल्युएटिव थिंकिंग। किसी वस्तु या घटना के गुण दोष की समीक्षा करना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम किसी भी बात को इसीलिए स्वीकार नहीं करें कि किसी व्यक्ति ने कहा है, हम उस बात के गुण दोषों को पहचानें, लाभ हानि को समझें, हमारे अपने मस्तिष्क से उसके बारे में चिंतन मनन करें और फिर उसको स्वीकार करें। तो यह जो चिंतन की प्रक्रिया हुई वह कहलाती है आलोचनात्मक थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग इसको हम कहेंगे, इवेल्युएटिव थिंकिंग भी इसको हम कहेंगे। और ये बहुत जरूरी भी है। अगर आप में चीजों के सही गलत, उचित अनुचित, गुण दोष, इन सबको खुद इवेल्युएट करने की पावर आ गई, तो हमारी जो थिंकिंग है वो आलोचनात्मक चिंतन हो गई। और आलोचनात्मक चिंतन जरूरी है जीवन में वास्तविकता तक पहुंचने के लिए। आलोचना का मतलब किसी की बुराई करना यहां पर नहीं है, आलोचना का मतलब यहां पर है गुण और दोष, सही और गलत, उचित अनुचित के बीच अंतर कर पाने की क्षमता। या फिर चिंतन जो है वो गुण दोषों के बीच की बात करता हो, दोनों की तुलना करके समझता हो, सोचता हो, तो वो कहलाता है आपका आलोचनात्मक चिंतन। दोस्तों नेक्स्ट है प्रत्यक्षात्मक चिंतन, परसेप्चुअल थिंकिंग। वस्तुओं और परिस्थितियों के प्रत्यक्षीकरण से संबंधित होती है। मैंने पीछे आपको जो वस्तुएं प्रत्यक्ष में है केवल उन्हीं के साथ चिंतन होता है, वो प्रत्यक्षात्मक चिंतन होता है। नेक्स्ट है प्रत्यात्मक या विचारात्मक चिंतन, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग। जो किसी कॉन्सेप्ट से संबंधित होता है वो कॉन्सेप्चुअल हो गया। जिस विभिन्न संप्रत्तियों तथा विचारों पर आधारित चिंतन कहलाता है प्रत्यात्मक चिंतन। दोस्तों इसी के साथ एक और छोटा सा टॉपिक जुड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं लॉजिक, तर्क कहते हैं, रीजनिंग जो कहते हैं। देखो रीजनिंग क्या होती है, तर्क क्या होता है। ड्रेवर कहते हैं तर्क के बारे में, तर्क चिंतन की वह प्रक्रिया है जिसमें निष्कर्ष होता है तथा सामान्य नियमों के आधार पर समस्या समाधान होती है। जिसमें निष्कर्ष होता है और सामान्य नियमों के आधार पर समस्या समाधान होती है वो कहलाता है तर्क। गेट्स क्या कहते हैं, तर्क फलदायक चिंतन की प्रक्रिया है, क्योंकि समस्या के समाधान की ओर जा रहा है इसलिए फलदायक प्रक्रिया है। तर्क जो है इसको मुख्यतः दो प्रकार का माना है, आगमनात्मक तर्क और निगमनात्मक तर्क। आगमनात्मक किसको कहेंगे, इस तर्क में व्यक्ति दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से नए तथ्य जोड़कर एक निष्कर्ष पर पहुंचता है। यह विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है, उदाहरण जैसे सूत्र या नियम की ओर। कई उदाहरणों के माध्यम से फिर सूत्र की ओर जाएं, नियम की ओर जाएं, तो वह कहलाता है आगमनात्मक तर्क। दूसरा है निगमनात्मक, डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, पहले से ज्ञात नियमों तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। यह इसका ऊपर उल्टा है, यह विशिष्ट से सामान्य की ओर था, सामान्य से विशिष्ट की ओर है। यह उदाहरण से नियम या सूत्र की ओर था, यह नियम या सूत्र से उदाहरण की ओर है। तो यह हो गया आपका निगमनात्मक तर्क। तीसरा है आलोचनात्मक तर्क, किसी वस्तु या घटना के गुण दोष की समीक्षा करना आलोचनात्मक तर्क कहलाता है। चौथा है सादृश्यवादी तर्क, उपमा के आधार पर निष्कर्ष तक पहुंचना। उपमा के आधार पर निष्कर्ष तक पहुंचना कहलाता है आपका सादृश्यवाची तर्क। तो फ्रेंड्स तर्क का छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया, क्योंकि सिलेबस में नहीं, इसलिए मैंने इसको ब्रीफली आपको थोड़ा सा खाली जानकारी दी है। चिंतन आपके साथ सिलेबस में है, इसलिए मैंने इसको पूरा डिस्कशन आपके साथ में किया है।
चिंतन अकेला नहीं है, चिंतन अधिगम के साथ में है, अधिगम की प्रक्रिया में चिंतन कैसे शामिल है, ये हमारा कंटेंट है। तो आज का डिस्कशन काफी रिच रहा है जहां तक मैं समझ पाया हूं। आप सारी चीजों को समझिएगा, अपनी लाइफ के साथ जोड़ के देखिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ, जहां हम बात करेंगे लर्निंग अप्रोचेज के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।